गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है कि वर्ग तथा वर्गमूल। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा 8th क्लास में। इसमें हम लोग को 2 वर्ड को समझना होगा कि ये वर्ग क्या तथा वर्गमूल क्या है। तो वर्ग के बारे में हम लोग और एक जगह पढ़े गणित में, और वो पढ़े हम लोग ज्यामिति में। वर्ग के बारे में इस चैप्टर में भी चर्चा है, तो वहाँ पे परिभाषा कुछ उसका अलग है, और यहाँ पर जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ इसका परिभाषा अलग होगा। तो अगर हम लोग इस चैप्टर में इसका परिभाषा देखें तो हम लोग इसका परिभाषा कैसे कर सकते हैं। इसको कहने का मतलब हो गया कि इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या को जब खुद के साथ युग्म के रूप में गुना करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ग। कहने का मतलब जैसे कि 3 गुना 3 9, ये युग्म के रूप में गुना हुआ, मतलब जोड़ा के रूप में एक ही जैसा संख्या। 2 गुना 2 4, तो मतलब इस 2 का वर्ग हो गया 4, इस 3 का वर्ग हो गया 9। उसी प्रकार से 5 गुना 5 बराबर 25, मतलब इस 5 का वर्ग 25 हो गया। तो परिभाषा क्या बन गया कि जब किसी भी संख्या को खुद के साथ युग्म के रूप में गुना करते हैं तो गुणनफल के रूप में जो संख्या प्राप्त होगा वो कहलाएगा वर्ग। तो ये वर्ग समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित कुछ बात को पढ़ना होगा इस चैप्टर में, तब फिर हम लोग आगे चल सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया क्या, ये तो वर्ग का परिभाषा हो गया। अब वर्ग संख्या जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग में 9, 4 का वर्ग में 16, 5 का वर्ग में आएगा 25, 6 का वर्ग में 36 और 7 का वर्ग में 49, 8 का वर्ग करेंगे तो ये 64 आएगा और 9 का वर्ग में 81 आएगा। अब ध्यान से देखिए कि 1 का वर्ग ये तो 1 आया, मतलब इकाई के अंक में इसका 1 ही है। 2 का वर्ग ये तो 4 आया, इकाई का अंक 4। 3 का वर्ग ये तो 9 आया, इकाई का अंक 9। 4 का वर्ग ये तो 16, इकाई का अंक 6। 5 का वर्ग ये तो 25, इकाई का अंक 5। 6 का वर्ग ये तो 36, इकाई का अंक 6। 7 का वर्ग ये तो 49, इकाई का अंक 9। 8 का वर्ग ये तो 64, इकाई का अंक 4 और 9 का वर्ग ये तो 81, इकाई का अंक 1। तो ये कहने का मतलब हो गया क्या कि अब संख्या चाहे वो जितना बड़ा दे दें, मान लो कि इस प्रकार से एक संख्या दे दिया। अब पूछा क्या कि जब इस संख्या का वर्ग करेंगे तो इसके इकाई के अंक में क्या आएगा, ये सवाल तुम्हारी किताब में है। तो हम लोग इतना बड़ा संख्या को अगर वर्ग करेंगे तो कहने का अर्थ हो गया क्या कि इसको 2 बार गुना करना होगा, तब इस चीज़ को हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन गुना करेंगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। इकाई के अंक में जो संख्या है इसी का वर्ग करो। तो इकाई का अंक में 2 है तो 2 का वर्ग 4, तो मतलब जब इसका वर्ग करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक में कितना आएगा, 4 आएगा। उसी प्रकार से अगर सवाल को इस प्रकार से लिख रहा है, अब पूछा क्या कि जब इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक में क्या आएगा, तब फिर इसको 2 बार गुना करेंगे तब रिजल्ट आएगा। तो उतना कहानी हम लोग करेंगे ही नहीं, लास्ट में जो संख्या सिर्फ इसी का वर्ग करेंगे। तो लास्ट में 7 इसका वर्ग करेंगे तो 49, तो लास्ट में आ जाएगा 9, मतलब वर्ग करने के बाद इसके इकाई के अंक में 9 प्राप्त होगा। तो आई होप कि यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। अब इसमें अगर अगला पॉइंट की ओर देखें तो इसमें कुछ वर्ग से संबंधित कुछ बात है, वो सारा बात को हम लोग क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर में चलेंगे। क्योंकि ये सारा चीज़ अगर पहले बताया नहीं जाए तो शायद ये चैप्टर अच्छा से समझ में नहीं आएगा। तो देखो अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट आएगा। पहला पॉइंट आएगा इसमें क्या, पाइथागोरस त्रिक। ये होता क्या है, इस चैप्टर से ही संबंधित ये चीज़ है, इसीलिए इसमें दिया होगा इसको, पाइथागोरस त्रिक। तो इसमें देखो 2 वर्ड है, एक पाइथागोरस और एक त्रिक। अभी हम लोग वर्ग के विषय में ही बात कर रहे हैं, वर्गमूल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, तो इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा चर्चा होगा ही नहीं चैप्टर में। त्रिक का अर्थ होता है क्या, 3। तो मतलब ये 3 संख्या का एक समूह बनाता है, 3 संख्या। तो कैसा 3 संख्या, तो वैसा 3 संख्या कि जब इसमें 3 संख्या जब हम लोग लिख देंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसका वर्ग एक तरफ करेंगे और बाद बाकी जो 2 संख्या बचा उसका वर्ग करके जोड़ेंगे। अगर ये आपस में बराबर हो जाए तब उस तीनों संख्या को हम लोग बोलेंगे क्या कि वो पाइथागोरस त्रिक में है। कहने का अर्थ कि कोई भी 3 संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 3, 5 और 4, ये 3 संख्या का एक समूह है। अब बोल रहा है क्या ये त्रिक, इसमें जो सबसे बड़ा संख्या आप उसका वर्ग कीजिए, तो वर्ग कर दिए, और बाद बाकी जो 2 संख्या बचा आप उसका वर्ग करके जोड़िए और दोनों तरफ रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 बराबर, अब इधर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16,
तो 25 बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है। अगर ये इस प्रकार से बराबर नहीं होता तो हम लोग कह देते क्या ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। जैसे और एक उदाहरण को हम लोग ले सकते हैं क्या कि 7, 24 और 25। इसी प्रकार से तुम्हारी किताब में सवाल को देगा और तुमको चेक करना होगा। तो इस तीनों में सबसे बड़ा 25, 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग जोड़ 24 का वर्ग, ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब 25 का वर्ग करेंगे तो 625, 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576, दोनों तरफ रिजल्ट सेम आ गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला जो पॉइंट होगा उसमें उस चीज़ को देखते हैं। अब इसमें 1-2 पॉइंट और आएगा क्या कि हम लोग जितना प्रकार का संख्या देखते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अब इसके योग से संबंधित कुछ सूत्र होगा इसमें। ऐसे तो इस चैप्टर से संबंधित नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें दे दिया तो उस चीज़ को हम लोग को पढ़ना होगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे कि अगर लगातार प्राकृत संख्या को जोड़े, लगातार प्राकृत संख्या का योग अगर करे तो रिजल्ट क्या निकलेगा। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ये चीज़ सबको पता होगा। और इसको हम लोग अनंत तक जोड़े, मतलब n तक जोड़े, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र बताया गया कि इसके लिए सूत्र आ जाएगा n गुना n प्लस 1/2। ये n क्या बताएगा कि टोटल इसमें कितना प्राकृत संख्या है, nवां पद तक जोड़ना है, nवां पद तक। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि 1, 2, 3, 4 ये एक प्राकृत संख्या का समूह है जो लगातार है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 आ गया रिजल्ट। इस प्रकार से जोड़े तब ये रिजल्ट मिला। और ये तो छोटा एक समूह था तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट बता दिए। और यही समूह एकदम बहुत बड़ा होता, मान लो कि 100-200 तक जाता, तब इस सवाल को कैसे बनाते। तो देखो इसको बनाने का तरीका क्या है, ये जो सूत्र लिखे n क्या बता रहा है, इसमें टोटल कितना प्राकृत संख्या है। तो टोटल 1, 2, 3, 4, तो उस n का मान 4 बैठेगा। अंदर में 4 जोड़ 1 और बटे में 2, ये 2 दूना 4 कटेगा, 2 और अंदर में हो गया 5, तो 5 दूना 10, हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ गया। अब ये सवाल आसान हो गया। अगर तुमको बोल दिया गया कि लगातार 100 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितना प्राकृत संख्या बोला उसको इस सूत्र में बैठा देंगे, n × n + 1/2, तो 100 जोड़ 1/2, इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 50, तो 50 गुना 101, ये हो गया आंसर। हम लोग गुना करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये लगातार प्राकृत संख्या का योग निकल गया। किस प्रकार से ना जोड़ के हम लोग इस सूत्र में बैठा के इसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया लगातार प्राकृत संख्या का योग। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि लगातार सम संख्या का योग क्या होगा। इस सवाल में पूछ सकता है कि लगातार सम संख्या का योग क्या होगा। तो सम संख्या का योग, सम संख्या का योग, तो इसके लिए सूत्र आता है n × n + 1। अब देखते हैं सवाल में। तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होगा और ये लगातार होना चाहिए। अब जहाँ तक लिख दे nवां पद तक, इसमें भी आएगा। अब इसको हम लोग 1-2 उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर हमको दे दिया कि ये 6 तक अगर जोड़ेंगे सम संख्या तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 6 और 6 12 आ गया। अब इस सूत्र में बैठाते हैं, टोटल सम संख्या 1, 2, 3, तो n के यहाँ पे बैठेगा 3, 3 जोड़ 1, तो 3 गुना 4, तो 4 × 12, तो आसानी से निकल गया। अब यहीं पे अगर तुमको 200, 300, 400 जो भी पूछ दे सम संख्या, तो सम संख्या टोटल कितना है ये चीज़ पता चल जाए तो हम लोग डायरेक्ट इस सूत्र में बैठा के हम लोग सवाल को निकाल सकते हैं। तो ये हो गया सम संख्या का योग, लगातार सम संख्या का योग। अब इसमें एक चीज़ और बच गया क्या कि लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। तो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र क्या बनेगा, n²। कहने का मतलब कि विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से nवां पद तक जोड़ने के लिए दे, तो जितना विषम संख्या होगा वो चीज़ पता चल जाए तो उसका हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, निकल जाएगा आंसर। तो इस चीज़ को देखते, मान लो कि यहीं तक विषम संख्या दिया है, तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, ये आ गया 16। अब इस सूत्र में बैठाते हैं तो सबसे पहले विषम संख्या गिनो, 1, 2, 3, 4, तो n के यहाँ पे 4 बैठेगा, इसका स्क्वायर, तो 4 गुना 4 16 निकले। तो ये हो गया लगातार प्राकृत संख्या, सम संख्या और ये विषम संख्या। तुम्हारे किताब में दिया हुआ है लेकिन ये चैप्टर से संबंधित था ही नहीं है, लेकिन दे दिया तो इस चीज़ को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा यहाँ। तो ये था वर्ग से संबंधित सारा बात, वर्ग से संबंधित इससे ज़्यादा कुछ दिया नहीं।
अब अगला चैप्टर इसमें होगा क्या कि वर्गमूल। तो इस चीज़ को जब हम लोग वर्गमूल चैप्टर जो पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो वर्ग से संबंधित एक चैप्टर होगा केसीसी नाम में। सबसे पहले हम लोग आज इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर जब वर्गमूल हम लोग पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम लोग वहीं पे समझेंगे। तो चलिए चैप्टर निकालो, सब देखते हैं चैप्टर में। तो ध्यान देना 3.1 को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो टोटल 4 चैप्टर है, 3.1 से लेके 3.4 तक सवाल दिया एकदम, और पूरा चैप्टर को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे। तो 3.1 में सिर्फ वर्ग से संबंधित सवाल दिया है। तो 3.1 को आज हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। इसमें टोटल 23 सवाल दिया, तो जहाँ तक होगा वहाँ तक आज सवाल को हम लोग देखेंगे। तो देखो पहला सवाल इसमें क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक बिना वर्ग किए ज्ञात करें। फिर बात वही आ गया, जो पॉइंट समझा है वही बात आ गया कि तुमको पूरा का वर्ग करना नहीं है, मतलब 272 का वर्ग पूरा करना नहीं है तुमको डायरेक्ट बताना क्या कि इसके वर्ग के इकाई के अंक में आएगा कितना, बिना वर्ग किए बताना है। तो हम लोग सिर्फ चेक करेंगे क्या कि इसके इकाई के अंक में है कितना। तो इसके इकाई के अंक में 2 है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो अतः 272 के इकाई के अंक में 4 होगा। बस यही हो गया आंसर। हम तो पूरा वर्ग नहीं किया तो भी आंसर निकल गया। उसी प्रकार से इसी का देखो 3 नंबर जो सवाल दिया, तो इसका 3 नंबर में इतना बड़ा सवाल लिखा है। जब इसको पूरा वर्ग करेंगे तब पता चलेगा कि इकाई के अंक में क्या आएगा। तो उतना करेंगे ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट इकाई के अंक को देखेंगे। तो इकाई के अंक में इसका 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 9। तो अतः 38 53 के इकाई के अंक में 9 होगा। बस हो गया आंसर ही। तो एकदम इजी सब सवाल दिया है। अब 2 नंबर में देखो क्या बोल रहा है। 2 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये चेक करके बताना होगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। अब देखो 1 नंबर में ना टोटल 10 सवाल दिया, तो 2 सवाल हम लोग देख लिया, अब सारा सवाल बन जाएगा तुम लोगों से। अब 2 नंबर में क्या चेक करना होगा कि इसमें से कौन वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्या चेक करने के लिए सबसे पहले संख्या का गुणनखंड करो, और जोड़ा जोड़ा संख्या में से अगर एक बार निकल रहा तो वर्ग संख्या होगा, अगर नहीं निकल रहा तो वर्ग संख्या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो 1 नंबर में दे दिया ये 36, तो 36 का गुणनखंड करेंगे तो ये 18, फिर 2 ये 9, ये 3, यहाँ पर 3, फिर ये 3, ये 1 आ गया। अब देखो जोड़ा जोड़ा आ गया, 2 2 बार आ गया युग्म के रूप में आ रहा है, 3 2 बार आ गया युग्म के रूप में आ रहा है। तो अतः लिखेंगे क्या कि 36 वर्ग संख्या है, 36 वर्ग संख्या है। तो देखो 2 नंबर में 4 सवाल दिया, चारों सवाल को ऐसे ही बनाना है। 2 नंबर, उसके बाद आगे अगर देखें तो 3 नंबर सेम सवाल दिया। पहले यहाँ तक उतारो, फिर 3 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। देखो 3 नंबर सवाल में भी फिर वही बात दे दिया क्या कि इसको चेक करें कि ये वर्ग संख्या है या नहीं है। तो देखो चेक करने का 2-3 तरीका हम लोग के पास। सबसे पहला तरीका क्या है कि तुम संख्या का गुणनखंड कर दो, जोड़ा जोड़ा में से अगर एक बार निकल गया तो वो क्या होगा, वर्ग संख्या होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वर्ग संख्या नहीं होगा। लेकिन और एक चीज़ पढ़े थे हम लोग, याद करो कि वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2 नहीं आ सकता है, उसके बाद 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। इस चीज़ को हम लोग पहले पढ़ लिए कि वर्ग संख्या के अंत में कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकता। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या ये वर्ग संख्या है या फिर नहीं है। देखो लास्ट में 4 है तो ये वर्ग संख्या है, संभावना या फिर है, वो दोनों तरीका हो सकता है। जब सवाल में ये लिख दिया कि वर्ग संख्या कौन है और कौन नहीं है, तो मतलब इसको छोड़ के जो आएगा वो वर्ग संख्या होगा ही, और ये अगर आ गया तो वर्ग संख्या वो नहीं होगा। तो जैसे देखो ये वर्ग संख्या होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 4 है। अब ये वर्ग संख्या नहीं होगा क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है। कभी भी वर्ग संख्या के अंत में ये सारा चीज़ नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 167 वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। और इसमें क्या लिखेंगे कि 484 वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या है। अब फिर कोई बोलेगा क्या कि ये 34, लास्ट में तो 4 आ गया, वर्ग संख्या होगा, तो ये वर्ग संख्या नहीं होगा क्योंकि जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 2 बार में से एक बार निकलेगा ही नहीं। तो फिर ये क्यों होगा जब इसके लास्ट में 4 है। तो सवाल में ये बोल ही दिया है कि इनमें से कौन वर्ग संख्या है और कौन नहीं है। कहने का मतलब कि जिसके लास्ट में ये सारा आएगा तो वर्ग संख्या होगा ही नहीं, ऑलरेडी ये होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या को वर्ग करो लास्ट में ये आएगा ही नहीं। लेकिन इसके अलावा जितना बचा वो आएगा, मतलब वर्ग संख्या दिया हुआ है ही सवाल में।
मतलब जिसके लास्ट में 4 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, वो वर्ग संख्या ऑलरेडी है सवाल के अनुसार, ठीक है ना। तो ये वर्ग संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 7 है। ये वर्ग संख्या है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। तो गुणनखंड करने का जरूरी नहीं पड़ा, हम लोग बता दिए कि कौन वर्ग संख्या होगा और कौन नहीं होगा। उसी प्रकार से 4 नंबर में भी वही सवाल दे दिया। फिर से 4 नंबर में वही चीज़ लिख रहा है कि इसमें कौन वर्ग संख्या और कौन नहीं है। अब इसमें भी वही बात है कि इसको तुम गुणनखंड करो तो पता चलेगा वर्ग संख्या है या नहीं है, या फिर तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि ये वर्ग संख्या है या फिर नहीं है। तो संख्या बहुत बड़ा है, इसका गुणनखंड करोगे तो हो सकता है कहीं गलत भी हो जाए। तो हम लोग डायरेक्ट जो थ्योरी पढ़े, कॉन्सेप्ट जो पढ़े, उसी के अनुसार बता देंगे। एक चीज़ और पढ़े थे क्या कि जब कोई संख्या वर्ग संख्या होगा तो उसके लास्ट में हमेशा युग्म के रूप में 0 आएगा, मतलब जोड़ा जोड़ा 0 आएगा। अगर जोड़ा जोड़ा 0 नहीं आएगा तो वर्ग संख्या नहीं होगा, अगर जोड़ा जोड़ा 0 आएगा तो वर्ग संख्या होगा। अब इसमें चेक करो, जोड़ा जोड़ा 0 नहीं आया, इसमें 2 0 और यहाँ पे 1 0, 3 ही 0 है, मतलब 0 हमेशा सम संख्या के रूप में आएगा। 2 4 6 8 10 इस प्रकार से 0 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। तो ये चेक करने का तरीका पता चल गया ना कि तुम गुणनखंड की करने में लेट होगा, डायरेक्ट इस प्रकार से बता सकते हो। तो ये 4 नंबर का 1 नंबर था, ये वर्ग संख्या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में जोड़ा जोड़ा 0 नहीं आया है। तो आई होप कि 4 नंबर तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब 5 नंबर में वही चीज़ बोला है। तो 5 नंबर में फिर क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या को चुने। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या उसको लिख देना है, वही आंसर हो गया। तो 5 नंबर तक शायद तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, आराम से बना सकते हो तुम लोग। अब हम लोग चलते हैं कितना नंबर में, 6 नंबर सवाल में। अब 6 नंबर सवाल ध्यान से देखना, ये क्या बोलना चाह रहा है। अब इसमें जो पॉइंट लिखाए थे उसी से संबंधित ये सवाल है। बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्या का वर्ग है। अब यहाँ पे पता करना होगा क्या कि सम संख्या का वर्ग होगा कौन। तो एक बात याद करो, पॉइंट में लिखाए थे क्या कि सम संख्या का जब वर्ग करेंगे तो हमेशा सम संख्या होगा, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा विषम संख्या होगा। तो राइट इसमें देखो 1296 लास्ट में सम संख्या आती है, सम संख्या का वर्ग है। उसी प्रकार से अगर आगे देखें 625 लास्ट में विषम संख्या आती है, विषम संख्या का वर्ग है। तो बस इस प्रकार से सम संख्या का जो वर्ग होगा उसको अलग लिख लेंगे, जो विषम संख्या का वर्ग होगा उसको अलग लिख लेंगे। तो पॉइंट क्या था कि अगर लास्ट में सम संख्या तो 100% ये सम संख्या का वर्ग होगा, अगर लास्ट में विषम संख्या तो ये विषम संख्या का वर्ग होगा। तो ये 6 नंबर सवाल था। अब 7 नंबर में वो पूछ रहा गया कि निम्नलिखित में से कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो इसमें से सिर्फ हम लोग को सम संख्या लिखना है। तो जो सम संख्या का जो जिसके लास्ट में सम संख्या होगा उसको लिख लेंगे, हो गया आंसर। तो 6 नंबर में सम संख्या का वर्ग ये पहला वाला होगा, उसके बाद दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरा वाला होगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। इसी प्रकार से सबको लिख लेना है इसमें, तो आंसर कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर में अब बोल दिया क्या कि इसमें से कौन कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो जिसके लास्ट में विषम संख्या आएगा वो विषम संख्या का वर्ग हो जाएगा। तो 441 लास्ट में 1 है, ये विषम संख्या का वर्ग है। उसके बाद 484 नहीं होगा, 1225 ये विषम संख्या का वर्ग है। तो जो विषम संख्या लास्ट में उसको लिख लेंगे, हो गया आंसर हम लोग का। 8 नंबर में वही बात बोला कि निम्नलिखित संख्या में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो जिसके लास्ट में विषम संख्या होगा उसका वर्ग विषम संख्या होगा, और जिसके लास्ट में सम संख्या होगा वो सम संख्या का वर्ग होगा। अब बी नंबर 8 का ए नंबर में 4 सवाल दिया, तो चारों सवाल में इसी चीज़ को लिखना कि कौन विषम संख्या का वर्ग है और कौन नहीं है। अब इसका बी नंबर में देखो कि निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या फिर सम संख्या होगा। तो जिसके लास्ट में सम संख्या वो सम संख्या का वर्ग होगा, और जिसके लास्ट में विषम संख्या विषम संख्या का वर्ग होगा। जैसे देखो 8 का 1 नंबर, बी का 1 नंबर, तो इसमें देखो 158 ये किसका वर्ग होगा, ये सम संख्या का वर्ग होगा, सम संख्या का वर्ग होगा। अब लास्ट में विषम संख्या होगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये विषम संख्या का वर्ग होगा। तो आइए कि 8 नंबर तक तुम लोग आसानी से बना सकते हो। अब चलते हम लोग 9 नंबर की ओर। यहाँ से सवाल कुछ अलग दिया है। तो 8 नंबर में सी नंबर भी एक सवाल दे दिया यहाँ पे। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, शब्द को समझना पहले। बोलना क्या है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगा। कहने का मतलब कि ये 400 है, जब इसका वर्ग कर देंगे तो शून्य कितना आएगा, तो ये डबल हो जाएगा। तो 2 शून्य है तो कितना शून्य हो जाएगा, 4 जीरो आएगा लास्ट में। उसी प्रकार से देखो 60 जब इसका वर्ग करेंगे तो 0 कितना बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। तो बस यही आंसर हो गया। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके वर्ग करने पर इसके अंत में 4 शून्य होगा। 60 का वर्ग करने पर अंत में 2 शून्य होगा, क्योंकि 1 शून्य है ना। तो जब 60 गुना 60 करोगे तो 6 गुना 6 36 हो गया, और 2 को 0 इसमें लगेगा आके।
उसी प्रकार से जब इसका वर्ग करोगे तो 400 गुना 400 तो 4 गुना 4 16 हो गया और 2 2 0 फिर आके बैठ गया तो 4 4 0 आ गया इसमें। तो बस इसी चीज़ को लिखना था इसमें। अब आ जाओ 9 नंबर में। अब 9 नंबर से जो सवाल है अब इसको ध्यान से देखना। 9 नंबर सवाल बनाने का 2-3 तरीका है, लेकिन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अनुसार इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे। क्योंकि देखो ये वाला जो सवाल दे दिया ना कि रिक्त स्थानों को भरे, इस सवाल को पहले लिख लेते हैं हम लोग, तब ये चीज़ अच्छा से समझ में आएगा। अब ये खाली जगह दे दिया। अब देखो बहुत सारा बच्चा इसको बनाता कैसे है कि अलजेब्रा का सूत्र लगाता है। याद करो हम लोग पढ़े थे क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पढ़े गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सूत्र को हम लोग पढ़े हैं और सेम वही चीज़ है। ए के यहाँ पे 33 है और बी के स्थान पे 32 है। हम लोग इस प्रकार से बैठा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। कहने का मतलब कि 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, तो ए के यहाँ पर 33 प्लस 32, ए के यहाँ पर 33 माइनस 32। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 65 और ये गुना में 1 तो बराबर आंसर आ गया 65। ये ठीक है। लेकिन देखो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, वर्ग तथा वर्गमूल। जब ये सवाल अलजेब्रा में आएगा मतलब बीज व्यंजक में आएगा तब ये तरीका सही है तुम्हारा बनाना, ये तरीका सही है, ठीक है ना। और वहाँ पे सवाल को लिखेगा ये कि इसको सर्व सामिका के माध्यम से हल करें, मतलब अलजेब्रा में जो सूत्र हम लोग पढ़ते हैं उसके माध्यम से इसको हल करने के लिए बोलेगा। तो ये तरीका सही है। ऐसे भी ये सवाल आएगा जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सवाल आएगा, तो वहाँ पर हम लोग इस तरीका से बनाएंगे तो ये 100% सही है। लेकिन इस चैप्टर में अगर इस सवाल को ऐसे बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या, वर्ग तथा वर्गमूल। तो हम लोग को वर्ग करके सवाल को बनाना। अगर ऐसे तुम बना के आओगे तो वो गलत हो जाएगा। आंसर तो सही है लेकिन बनाने का तरीका गलत हो जाएगा। मतलब जैसा चैप्टर है वैसा हम लोग को काम करना होगा। अगर इस तरीका से यहीं पे बना ले तब अलजेब्रा पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा हम लोग का, तो बीज व्यंजक में इसका तब कोई काम ही नहीं होगा। तो इसीलिए इस सवाल को हम लोग इस तरीका से नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम लोग बीज व्यंजक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस सवाल को इस प्रकार से बनाएंगे। तो तब इस सवाल को बनाएंगे कैसे, तो जो रूल हम लोग के पास है डायरेक्ट इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करके घटा देंगे, जो आंसर आएगा इतना के बराबर ही होगा। तो हम लोग तब इसको बनाएंगे कैसे, तो 33 का वर्ग करेंगे तो 33 गुना 33 कर लेंगे सबसे पहले। तो ये 9 फिर 3 3 9 3 3 9 तो ये 9 9 9। तो 3 3 9 3 3 9 ये ऐसे कटेगा यहाँ से 3 3 9 3 3 9। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 9 18 के 8 9 1 10 तो कितना आ गया 1089 आ गया ये। अब उसी प्रकार से 32 का वर्ग करेंगे तो 32 का वर्ग मतलब 32 को 32 के साथ गुना तो 2 दूना 4 3 दूना 6 3 दूना 6 3 3 9 तो ये 4 6 6 12 के 2 9 और 1 10 ये आ गया 10 24 मतलब 1024। जब इस दोनों को हम लोग घटाएंगे तब आ जाएगा हम लोग के पास 65। ये आंसर हो गया। तो आंसर तो वही पूरा, लेकिन बनाने का तरीका कुछ अलग था। तो मतलब सवाल को वर्क करने के बाद घटाए और वहाँ पे वो अलजेब्रा पे डायरेक्ट बैठा रहा। तो इसीलिए जब ये सवाल बनाओगे, अगर इस चैप्टर से संबंधित सवाल है तो ऐसे ही बनाओगे। अब सवाल रहा क्या कि अगर ये एग्जाम में सवाल को पूछ दे तब क्या करेंगे, तब वहाँ पे तुम स्वतंत्र हो, क्योंकि सवाल में अगर वहाँ पे अगर कुछ ना लिखे सिर्फ और सिर्फ बोले कि इसका मान ज्ञात करे तो तुम अलजेब्रा के माध्यम से भी बना सकते हो और वर्गमूल के माध्यम से भी बना सकते हो। वहाँ पर दोनों तरीका सही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर सवाल में लिख दे कि सर्व सामिका के माध्यम से बनाएं तो हम लोग अलजेब्रा जो पढ़ते हैं उसके माध्यम से बनाएंगे, और कुछ ना लिखे तो दोनों तरीका सही है, जिससे बना दो। बात समझ में आ गया? तो चलो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे चलते हैं सवाल में। अब ध्यान देना, 9 का ये जो 5 नंबर सवाल है ये पहले रिक्त स्थान छोड़ दिया और उसके बाद -314 का स्क्वायर कर दिया और बराबर में 629 कर दिया। तो करना कुछ नहीं, देखो यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे। अब 314 का वर्ग कर लेंगे, वर्ग करने के बाद क्या करेंगे, इधर ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 629 में इसको जोड़ देंगे, वही निकल जाएगा इसका आंसर। मतलब ये इधर माइनस में है, सबसे पहले इसका वर्ग कर लिए, वर्ग करने के बाद इसके साथ जोड़ दिए, वही निकल गया किसका मान, x का मान, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ 10 नंबर में। ये जो 10 का पहला सवाल दे दिया ये, अब इसको ध्यान से देखना, एक पैटर्न को फॉलो किया है। ऐसा सवाल होता नहीं वर्ग वर्गमूल में, लेकिन ये जो पैटर्न जो बताया ना उसी पैटर्न में सारा सवाल बैठेगा इसका। तो देखो ये 45 का स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, देखो 4 गुना 5 गुना 100। अब यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ा, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या भरेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं फिलहाल। अब देखो इसका 2 नंबर जो सवाल दिया, 65 का स्क्वायर 6 गुना, अब देखो 4 के बाद क्या किया है 5, मतलब
इस 4 में 1 बढ़ा दिया तब ये 5, या फिर देखो 4 के बाद 5 है तो इसी को लिख दिया ये, तो देखो 6 के बाद इसमें क्या है 5, तो यहाँ पे 5 को बैठाएंगे, मतलब जो चीज़ यहाँ पे है उसी चीज़ को यहाँ पे बैठा है। अब देखो 4 और 5 में पहले 4, उसके बाद 5 को गुना किया, उसके बाद फिर 100 को गुना किया, ये खाली जगह छोड़ा, हम लोग को नहीं पता क्या भरा जाएगा उसमें। दूसरा सवाल देखो 65 का वर्ग किया ये, तो 6 को लिख दिया, फिर गुना में 5 को लिखा, फिर गुना में 100, और लास्ट में देखो 5 का वर्ग कर दिया, मतलब ये लास्ट में 5 है तो उसी का वर्ग किया, इसके भी लास्ट में 5 है तो इसी का वर्ग कर दिया ये, तो मतलब इस खाली जगह में क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसके भी खाली जगह में क्या आ गया 5 आ गया। अब इसका देखो तीसरा जो सवाल दिया, अब तीसरा सवाल में ये पहले वाला ही खाली छोड़ दिया, अब यहाँ पे क्या बैठेगा नहीं पता, और बराबर में दे दिया 8 गुना 9 और गुना में 100 और फिर 5 का वर्ग कर दिया। अब कर दिया ये 5 का वर्ग, तो देखो ये 8 और उसके बाद, लेकिन इसमें हम लोग अब देखो यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या होगा, ये तो 5 बैठा है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे होगा क्या, हो सकता है ये 5 हो या फिर ना हो, लेकिन देखो यहाँ पे ये 5 बैठा है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा, मतलब ये जो हम तरीका जो बता रहे हैं ना ये गलत हो रहा है। अब देखना दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, ये 4 है और ये 5 है, 4 के बाद 5 बैठा है गुना में 100 और लास्ट में 5 का वर्ग। अब देखो ये 6 है उसके बाद 5 है, मतलब 65 का वर्ग है, ये 6 है, 6 के बाद यहाँ पे 7 कर देते हैं, मतलब हल करके देखेंगे इतना पूरा जाना चाहिए। 6 के बाद आ गया 7 गुना में 100 और ये लास्ट वाले का वर्ग 5 का वर्ग, ठीक। अब आगे देखो, अब ये यहाँ पे क्या बैठेगा नहीं पता, लेकिन देखो बराबर में क्या दे दिया 8 और 9 और गुना में 100 और फिर 5 का वर्ग, तो मतलब यहाँ पे 8 बैठेगा, और देखो ये 9 है ना, तो 9 के लिए भी यहाँ पे 8 आएगा, क्यों ध्यान देना, यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे 6 होगा ना, ये 6 हो गया 7, ये तो सही ही था, देखो ध्यान देना 4 के बाद 5 बैठा है, ये 6 के बाद क्या बैठेगा 7, 8 के बाद यहाँ पे क्या बैठा है 9 बैठा है, तो कहने का मतलब तब यहाँ पे ये कितना रहा होगा, तो यहाँ पे ये 5 ही रहा होगा, सिर्फ इसको क्या कर दिया ये 8 के बाद यहाँ पे 9 कर दिया। अब आगे का जो पैटर्न है ना तुम लोग खुद बना सकते हो, कहने का मतलब ये जो आगे पैटर्न मान लो कि यहाँ पे लिख दिया, ये इस प्रकार से खाली छोड़ दिया और बराबर में यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया और बराबर में मान लो यहाँ पे दे दिया 7 और यहाँ पे कर दिया 8 और गुना में 100 और लास्ट में 5 का वर्ग। अब यहाँ पे क्या बैठेगा, पहले तो 7 बैठ जाएगा और 7 के साथ क्या बैठ जाएगा, ये 5 बैठ जाएगा, देखो 7 के बाद 8 है, लेकिन ये किसका वर्ग होगा 75 का वर्ग, मतलब एक पैटर्न को फॉलो किया है, कुछ नहीं किया और ये सिर्फ पैटर्न को फॉलो किया। 4 5, तो 4 के बाद 5 को लिखा गुना 100 और लास्ट वाले का स्क्वायर, 6 5 65 का स्क्वायर, तो 6 के बाद 7 आता, 7 गुना 100 और लास्ट वाले का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये खाली जगह छोड़ा था, 8 गुना 9 गुना 100 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 तो यहाँ पे आ गया और ये 8 यहाँ पे बैठ गया, मतलब ये 85 का वर्ग होगा ये, तो 85 है, 8 के बाद 9 गुना 100 और लास्ट वाले का स्क्वायर बैठा दिए। तो ये पैटर्न को फॉलो किया, सिर्फ इसको इस प्रकार से यहाँ पे भरना होगा हम लोग। चलो यहाँ तक उतार लो, ये 10 नंबर का सवाल है। अब देखते हैं हम लोग आगे सवाल, पहले इसको उतारो जल्दी से। तो 11 नंबर से सवाल को आज हम लोग देखेंगे। तो 11 नंबर सवाल में जो सवाल लिखा हुआ उसको ध्यान से देखो, इसमें एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, ध्यान देना। 7 के बाद 8, अब ये खाली जगह में क्या होगा नहीं पता, लेकिन दूसरा पैटर्न देखो, 7 के बाद अब 10 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, इसके अनुसार ये 7 के बाद 8 किया, यहाँ पे 10 के बाद तब 11 होना चाहिए, मतलब इसमें 1 बढ़ा है ये, तो उसी प्रकार से 10 के बाद यहाँ पे 11 होगा। अब देखो इस दोनों को गुना करके 10 और 11 को गुना करके 110 लाया है, तो मतलब तीसरा घर में 110 बैठा है, तो कैसे बैठा है, इस दोनों को गुना करके। तब ऊपर वाला पैटर्न अब देखो, ये 7 गुना 8 है, तो इस दोनों को गुना करके तब यहाँ पे बैठाया होगा, ये हो गया 56। अब आ जाओ तीसरा, अब देखो इसका भी चौथा घर खाली है, इसका भी चौथा घर खाली है, तब अगला वाला पैटर्न में आ जाओ। यहाँ पे 6 है, 6 के बाद यहाँ पे 7 होना चाहिए। अब देखो 6 गुना 7 करके ये 42 लाया होगा, लेकिन इसका चौथा घर में क्या होगा नहीं पता। अब इसमें आ जाओ, अब यहाँ पे 5 है, तो इसके पहले घर में यहाँ 4 होना चाहिए, तब 4 के बाद ये 5 हुआ होगा। अब इस दोनों को गुना करके यहाँ बैठाया, अब देखो इसमें 1 बढ़ा दिया ये, तो 20 के बाद क्या हो जाता 21, तो उसी प्रकार से 42 के बाद यहाँ पे 43 होगा, यहाँ पे 110 के बाद यहाँ पे 11 होगा और यहाँ पे 56 के बाद यहाँ पे 57 होगा। कहने का मतलब ये लास्ट वाला पैटर्न में हम लोग सारा चीज़ को भर सकते हैं। ये पहले 5 था, 5 के पहले 4 आएगा, तो 4, अब देखो 5 और 4 को गुना करके इसमें बैठाया होगा, तो ये 20 आ गया। अब 20 के बाद ये 21 कर दिया, मतलब इसमें 1 बढ़ा है, तो इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, इसमें भी 1 बढ़ाएंगे, तब ये पूरा पैटर्न फॉलो करेगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर।
सारा का आंसर निकल गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 11 नंबर में टोटल 4 सवाल था। अब देखो 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन पूर्ण वर्ग है। तो फिर से वही बात है कि या तो तुम गुणनखंड करके चेक करो या फिर लास्ट वाला संख्या देखो। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 7 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 8 आ जाए, अगर ये आ जाए तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा ही नहीं। तो अगर इस सारा सवाल में देखो तो लास्ट में 5 है, पूर्ण वर्ग संख्या है, लास्ट में 6 है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो लास्ट में 7 है, अगर लास्ट में 7 आ जाए तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं। उसी प्रकार से 8, लास्ट में 8 आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लास्ट में 8 आ गया तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अतः 3, 4 तथा 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बस ये हो गया आंसर। तो या तो फिर हम लोग गुणनखंड करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे ही नहीं। इस चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट सवाल को बनाएंगे इस प्रकार से। तो 12 नंबर तक उतारो, तब हम लोग देखना आएगा सवाल। फिर अब ध्यान देना 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर में बोल रहा है क्या कि पाइथागोरस त्रिक में है या फिर नहीं है, चेक करें इसको। तो पाइथागोरस त्रिक के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो पाइथागोरस त्रिक होता क्या है कि 3 संख्याओं के समूह में जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसका वर्ग करते हैं और बाद बाकी जो 2 संख्या बचा उसका वर्ग करके एक तरफ जोड़ देते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाए तब बोलेंगे क्या कि तीनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है। अगर नहीं आया तो बोलेंगे कि ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। अब इस तीनों संख्या में सबसे बड़ा 3 है, 3 का वर्ग एक तरफ कर दिए बराबर। अब बचा 2 और संख्या, तो 2 में एक संख्या है 2 और दूसरा संख्या भी है 2, तो इसका भी वर्ग कर दिए। अब इसको हल करते हैं हम लोग। तो 3 3 9, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। तो दोनों तरफ ये बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि अतः 2,2,3 पाइथागोरस त्रिक में नहीं है, पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। अगर बराबर आ जाता तो लिखते पाइथागोरस त्रिक में है। जैसे इस सवाल को बनाओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा हो गया 10, 10 का वर्ग और बाद बाकी जो दोनों बचा उसका वर्ग कर दो। तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 36, अच्छा यहाँ पे तो बराबर आ जाएगा, ये हो गया 36 और प्लस का 64। तो जब इसको हल करोगे तो ये हो गया 100, ठीक है इधर, और बराबर में आ गया 100, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो इसमें लिखेगा क्या कि अतः 6, 8, 10 पाइथागोरस त्रिक में है। अब 14 नंबर सवाल में ध्यान देना। पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य दे दिया। ये बात तो पता है क्या कि पाइथागोरस त्रिक में 3 सदस्य होता हमेशा, लेकिन सवाल में क्या लिख रहा है कि पाइथागोरस त्रिक में एक सदस्य दे चुका है ये। अब पूछ रहा है क्या कि और 2 सदस्य क्या होगा। तो अब 2 सदस्य को हम लोग निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ध्यान देना, पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य दे दिया 6, इसको हम लोग मान लेते क्या, जो बनाने का तरीका है इसको मान लेते क्या कि 2a बराबर 6, ये पहला सदस्य, ये पहला सदस्य है, पहला सदस्य। तब इसका दूसरा सदस्य क्या होगा, तो दूसरा सदस्य हो जाएगा इसका, दूसरा सदस्य इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या a² + a। ये बनाने का एक तरीका है, इस चीज़ को हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये कैसे निकलता है, लेकिन 8 क्लास में संभव नहीं है। ऐसे भी बताएंगे तो तुम्हारा दिमाग में शायद ये चीज़ ना आ जाए। तीसरा सदस्य, लेकिन तरीका यही है इसका बनाने का। तीसरा सदस्य इसका हो जाएगा a² - a। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से a का मान निकालेंगे। तो देखो 2 3 6, a बराबर आ गया 3। अब इस a का मान इसमें रख देंगे हम लोग। तो a के यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ गया 3 3 9 और 1 10, ये निकल गया दूसरा सदस्य। तीसरा सदस्य a के यहाँ पे रख देंगे हम लोग 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये निकल गया 3 3 9 में से 1 गया 8। तो तीनों सदस्य आ गया। पहला सदस्य कितना था 6, दूसरा सदस्य निकल गया 10, तीसरा सदस्य आ गया 8। तो अतः पाइथागोरस
त्रिक का तीनों सदस्य बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो दे ही दिया ये 6, दूसरा वाला निकल गया 10 और तीसरा हो गया 8। तो यही हो गया आंसर हम लोग। तो मतलब जो पहला वाला देगा उसको हमें हमेशा हम लोग 2a मानेंगे, 2 गुना a, उस a का मान निकालेंगे, फिर दूसरा सदस्य को a² + 1 के रूप में निकालेंगे, तीसरा सदस्य को a² - 1 के रूप में निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग तीनों सदस्य को निकाल सकते हैं। तो हमेशा वो एक सदस्य देगा और 2 सदस्य को निकालना, तो इस दोनों में बैठा के हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक उतारो, ये सवाल हो गया कंप्लीट। पंद्रह नंबर सवाल देखो क्या लिख रहा है। 15 नंबर सवाल में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित को सरल करें, मतलब जो भी सवाल दे उसको सरल कीजिए। तो सरल करना आसान है, बोर्ड मास के अनुसार सवाल को बनाना है। तो सबसे पहले 12 का वर्ग 144 माइनस 11 का वर्ग 121। अब इस ब्रैकेट में आते हैं, 16 का वर्ग 256 और 15 का वर्ग 225। अब इसको हल करो। यहाँ पे 144 में से 121 घटेगा तो बच जाएगा यहाँ पे 23, जोड़ 256 में से 225 घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 31। अब इस दोनों को जोड़ दो, ब्रैकेट का कहानी खत्म। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 और 2 5, तो निकल जाएगा 54। तो इसी प्रकार से इसमें सारा सवाल को बनाना है। तो 15 नंबर में टोटल सवाल दे दिया है, 4 सवाल दिया है, चारों सवाल को ऐसे बनाना होगा। अब आ जाओ 16 नंबर में। 16 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण दीजिए। मतलब यहाँ पे जितना संख्या है ये वर्ग संख्या नहीं है, तो क्यों नहीं है, तो कारण लिखना है। तो सबसे पहले देखो 1 नंबर सवाल में लिख दिया ये क्या, ये वाला सवाल लिखा हुआ 222 और 3 जीरो लास्ट में दिया है। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो क्यों नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कारण देखो क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में जीरो हमेशा युग्म के रूप में आता है। मतलब ये जो जीरो लास्ट में आता है ना, ये जोड़ा जोड़ा में आएगा, और ये जोड़ा जोड़ा में है ही नहीं, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं। तो उसी प्रकार से इसमें अगर देख ले हम लोग, इसका 2 नंबर सवाल जो लिखा है 222। अब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। हम लोग को पता है क्या कि किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 2 नहीं आता है। तो कारण में क्या लिखेंगे कि क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 2 नहीं होता है। तो लास्ट में 2 आ गया ना, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसी प्रकार से तुम लोगों को कारण लिखना होगा हर एक सवाल में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे सवाल देखते हैं। देखो 17 नंबर सवाल में क्या बोला कि निम्नलिखित संख्या का वर्ग करें। तो संख्या का क्या करना होगा, हम लोग को वर्ग करना होगा। तो वर्ग करने का अर्थ क्या हो गया, उसको उसी के साथ 2 बार गुना करो। तो 32 का वर्ग मतलब 32 गुना 32, जो आएगा वही आंसर है इसका। तो 17 तो आसान है, जितना सवाल दिया सिर्फ उसका वर्ग कर देना। अब आ जाओ 18 नंबर सवाल में, ये अच्छा सवाल लिख रहा है यहाँ कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएँ हैं। ध्यान देना, सबसे पहले इस सवाल को छोड़ते हैं, हम लोग कोई छोटा सवाल को देखते हैं। जैसे देखना कि 2 तथा 3 के बीच कितनी संख्या होगा जब इसका वर्ग कर देंगे। कहने का मतलब जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा। अब इसके बीच में कितना संख्या होगा, तो देखो 4 के बाद 5, उसके बाद 6, 7, 8, तो कितना संख्या आ गया बीच में, 1, 2, 3, 4। एक छोटा सा उदाहरण में इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे तुमको बोल दिया क्या कि 4 और 5 के बीच कितना संख्या होगा जब इसका वर्ग कर देंगे। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो 25 तो आ ही गया इसमें। तो टोटल कितना संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मतलब इस दोनों के बीच तब कितना संख्या आ जाएगा, 8 संख्या आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं सबका। जैसे तुमको बोल दिया क्या कि 3 तथा 4 के बीच कितना संख्या होगा जब इसका वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। अब इसके बीच में देखो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो संख्या कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या आ गई। तो बात समझ में आ रहा है ना कि जब वर्ग कर देंगे तो उसके बीच में कितना संख्या होगा, ये चीज़ पूछा है। तो उसी प्रकार से देखो 12 और 13 का वर्ग करेंगे तो बीच में कितना संख्या आएगा, ये सवाल है यहाँ पे।
तो 12 का वर्ग अगर करेंगे तो आ जाएगा 144 और 13 का जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 169। अब इसके बीच में संख्या लिखना है, तुमको गिन के बताना है। लेकिन अगर इतना चीज़ करेंगे तो बहुत ही लंबा सवाल जाएगा। तब इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको करना कुछ नहीं है, ये जो पहले वाला सवाल दिया ना इसी का 2 गुना कर दो, उतना ही इसके बीच में संख्या होगा। क्योंकि इसी चीज़ को हम समझाने की कोशिश किया। अभी देखो, जैसे देखो 3 और 4 के बीच, जैसे अभी हम लोग देखे तो ये 9 हो गया और ये 16 हो गया, तो इसके बीच में टोटल कितना संख्या आ गया? इसके बीच में टोटल 6 संख्या है। देखो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब इसी का 2 गुना। तुमको पूछ दे कि 4 और 5 के बीच जब और करें तो कितना संख्या आएगा? तो 4 दूना 8 संख्या आएगा। देखो 4 चौके 16, 5 25, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब इसी का 2 गुना। मतलब जो 2 संख्या दिया उसमें से जो छोटा संख्या होगा उसी का 2 गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उस दोनों के बीच में कितना संख्या होगा। तो हम लोग को 12 और 13 के वर्ग के बीच में संख्या ज्ञात करने के लिए बोला। तो इस दोनों में छोटा 12 है, 12 का 2 गुना कर दो तो इस दोनों के बीच कितना संख्या होगा? 24 संख्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कैसे कि 12 तथा 13 के वर्ग के बीच 24 संख्या होगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना सभी को कि इसका वर्ग करने के बाद और इसका वर्ग करने के बाद बीच में संख्या गिनना था कितना होगा। तो बताया क्या कि इसमें जो छोटा संख्या होगा उसका 2 गुना कर दो, बस वही हो जाएगा आंसर इसका। जैसे देखो इसका 2 नंबर सवाल ये पूछ दिया 25 तथा 26 के बीच कितना, जब इसका वर्ग कर देंगे तो कितना संख्या आएगा बीच में। तो कुछ नहीं करो, 25 का 2 गुना कर दो, पता चल जाएगा कि इस दोनों के बीच में कितना संख्या होगा। तो 25 का 2 गुना 50, तो मतलब 25 तथा 26 के वर्ग के बीच 50 संख्या होगा। तो यही हो जाएगा आंसर इसका। चलो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे का सवाल को देखेंगे। अब देखो 20 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जो भी सवाल दिया नीचे ये इसका योग ज्ञात करना है। लेकिन सवाल में और एक चीज़ लिख दिया क्या कि योग का संक्रिया किए बिना, मतलब जैसे हम लोग जोड़ते वैसे जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट तुमको आंसर बताना क्या होगा। तो याद करो हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े थे कि लगातार विषम संख्या का योग, लगातार सम संख्या का योग, इस प्रकार से पढ़े हैं ना। तो देखो ये लगातार विषम संख्या का योग है। तो उसमें बताए थे क्या कि अगर तुमको ये चीज़ पता चल जाए कि लगातार टोटल कितना विषम संख्या है तो डायरेक्ट उस संख्या का वर्ग कर देंगे, निकल जाएगा आंसर। कहने का मतलब देखो ध्यान से, ये 2 नंबर देखो, 1 नंबर थोड़ा बड़ा है तो इसको छोड़ते हैं। देखो 2 नंबर में सबसे पहले सारा को जोड़ो, कितना आ रहा है? तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 और 9 ये हो जाएगा 25, 25 और 11 ये निकल जाएगा 36। तो टोटल कितना आ गया? 36। तो इस प्रकार से जोड़ के तुमको बताना नहीं है ये 36 आएगा। इस सवाल में इस प्रकार से नहीं बोला। सवाल में बताया क्या कि योग का संक्रिया किए बिना, मतलब जोड़ के नहीं बताना, आपको डायरेक्ट बताना है क्या कि इसका आंसर कितना आएगा या फिर इसका योग कितना होगा। तो बताए थे क्या कि जितना विषम संख्या गिन लो उसी का वर्ग करो। तो टोटल विषम संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6, तो डायरेक्ट 6 का वर्ग करो, यही आंसर हो जाएगा। और 36 ही ना आया था। उसी प्रकार से इसमें भी, और इसमें हम लोग देखें तो 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 17 और 19, तो टोटल विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल विषम संख्या 9। 9 का वर्ग कर दो तो 9 9 81। जब तुम जोड़ोगे तो भी 81 आएगा, जितना संख्या था उसका वर्ग किया तो भी कितना आया? 81 आया। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? तो लिखेंगे यहाँ पे क्या कि कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या। तो टोटल विषम संख्या कितना? 2 नंबर में 1 2 3 4 5 6, तो बराबर लिख दिए 6। अब सूत्र याद करो, लिखा है क्या कि लगातार विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है क्या? n²। और n किसको माने थे कि टोटल कितना विषम संख्या है, तो n के यहाँ पे बैठ गया 6, इसी का स्क्वायर निकल गया 36। तो ये हो गया आंसर। तो ये विषम संख्या के लिए सवाल था और ये 20 नंबर में टोटल विषम संख्या पे ही सवाल को दिया। तो इस प्रकार से बना लोगे। सम संख्या का भी बता के रखे सूत्र, उसमें बैठा हुआ तो उसका निकल जाएगा, और प्राकृत संख्या का भी बताए। तो मतलब जिस सीरीज में ये देगा, जिस पैटर्न में ये देगा, उसी पैटर्न का सूत्र को लगाएंगे, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे 21 नंबर सवाल क्या बोल रहा है
पहले सुनना सवाल को। 49 को 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखो। तो मतलब ये जो 49 किसी संख्या का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। 49 गुना 7 गुना 7 49 आता है। अब इसको विषम संख्या के रूप में लिखना है। सारा क्या आना चाहिए इसमें? विषम संख्या आना चाहिए। तो लगातार विषम संख्या देखो, 7 को विषम संख्या लगातार लिख दो, ये जोड़ेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो 1 3 5 इसके 1 3 5 7 11, उसके बाद हो जाएगा 9 11 13, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। जब इसको जोड़ेगा तो 49 ही आएगा। तो लगातार 7 विषम संख्या ना, ये इसको जोड़ो यही चीज़ आएगा। 1 और 3 4 और 5 9 9 7 16 16 और 9 25 और 11 36 36 और 13 49। तो यही चीज़ पूरी गया। तो लगातार 7 विषम संख्या है। तो यही चीज़ बोला है क्या है कि 49 को लगातार 7 विषम संख्या के रूप में लिखे। तो 1 से लेके 13 तक लिख दिया। ये 13 तक ये सारा विषम संख्या, जब इस सारा को जोड़ोगे तो आ जाएगा 49। उसी प्रकार से इसका 2 नंबर सवाल वही चीज़ है कि 121 को 11 विषम संख्या के रूप में लिखे। तो 121 लिख दो और 1 से लेके 11 तक विषम संख्या को लिखो। मतलब 11 को विषम संख्या लिखना है, 11 तक नहीं, 11 टोटल विषम संख्या होना चाहिए। जब उसको जोड़ोगे तो 121 आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से तुम लिखोगे यहाँ पे 1 3 5, इस प्रकार से टोटल 11 विषम संख्या को जोड़ोगे तो आ जाएगा 121। अब आ जाओ 22 नंबर में। अब 22 नंबर में फिर वही चीज़ आगे यहाँ पे पैटर्न दे दिया। ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, बस उसी हिसाब से इसको बना देना। जैसे देखो 11 का वर्ग करेंगे 121, 101 का वर्ग करेंगे तो देखो 1 0 2 0 1 दे दिया। अब आ जाओ इसमें 1001 का वर्ग किया तो 1 ठीक है अपने यहाँ पे, 1 0 और बढ़ गया, 2 आ गया, फिर 2 0 1 आ गया। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे 1 0 था तो 1 इधर बैठा है, लास्ट में भी 1, बीच में 2 और दोनों तरफ 0 0। अब देखो 1001 का वर्ग किया, दोनों तरफ 1 आ गया, बीच में 2 और 2 के पहले भी 2 0, 2 के बाद भी 2 0। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे कितना आ गया? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख 1 का स्क्वायर किया ये। तो दोनों तरफ 1 बैठ गया, बीच में 2 बैठ गया। तो मतलब 2 के पहले तब कितना 0, बीच में जितना 0 उतना बैठ जाएगा। तो 1 2 3 4 4 0 बैठ गया। उसी प्रकार से 2 के बाद 4 0 बैठाना है। अब इसमें वही बात है, देखो सबसे पहले दोनों तरफ इसका 1 बैठा दो, पहले और बाद में, और बीच में 2 बैठ जाएगा। अब 2 के पहले 0, मतलब बीच में जितना 0 है 2 के पहले बैठ जाएगा, और फिर 2 के बाद ही उतना 0 बैठेगा। तो कितना 0? 2 4 6 0 है। 1 2 3 4 5 6, और 2 के बाद भी उतना 0, 1 2 3 4 5 6। तो हो गया पैटर्न फॉलो, तो यही हो गया आंसर। तो मतलब जो पैटर्न वो दिया था हम लोग उसी को पकड़ के चले, निकल गया आंसर सबका। उसी प्रकार से हम लोग 13 नंबर में भी सवाल को बना सकते हैं। मतलब 13 नंबर में एक पैटर्न को दिया है, 23 नंबर में भी उसी प्रकार से पैटर्न को दिया। ये 22 था, 23 नंबर में, 23 नंबर में वही पैटर्न को फॉलो किया। 121 दे दिया, उसके बाद वही क्या किया, ऊपर में 22 का स्क्वायर कर दिया, नीचे में 1 2 3 को 1 2 और 1 को जोड़ दिया। फिर उसी प्रकार से 12 32 1, इसको भी ये पैटर्न में बैठा के रखा। तो तुम लोग पहले ऊपर का 1 2 पैटर्न को देख लेना, नीचे वाला सवाल बन जाएगा। तो आई होप कि ये सारा सवाल तुम लोग को समझ में आ गया। तो पहला वीडियो में हम लोग देखे 1 से लेकर 10 नंबर तक सवाल, दूसरा वीडियो में 11 से लेकर 23 नंबर तक सवाल देखे। और इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर था हम लोग का कितना, 3.1। इस चैप्टर में टोटल 23 सवाल था, और 23 सवाल को हम लोग 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा अगर तुम लोगों को कहीं दिक्कत है तो सवाल को पूछो। और जहाँ तक जो यूट्यूब वाले विद्यार्थी है, अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। या फिर जो भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ उस पर आप सवाल को भेजें, आपको सॉल्यूशन उसी के माध्यम से मिलेगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट चैप्टर हम लोग 3.1 देखे थे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ग के बारे में बात हुआ था, मतलब संख्या के वर्ग के बारे में। अब इस 3.2 में हम लोग देखेंगे क्या कि वर्गमूल। तो वर्गमूल वर्ग का जस्ट उल्टा होगा। कहने का मतलब हो गया क्या कि वर्ग में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी संख्या को जब उसके साथ गुना करके जो संख्या प्राप्त होगा तब वो कहलाएगा उस संख्या का वर्ग। अब ये जस्ट उल्टा होगा इसका, कि जो संख्या दिया हुआ है जब उसका गुणनखंड करके समान 2 संख्या में से जब एक संख्या को निकाल लेंगे तो वो कहलाएगा वर्गमूल। कहने का अर्थ कि 12 का वर्ग अगर निकालेंगे तो 144, और 144 का वर्गमूल बोलेगा तो 12। मतलब इस 144 को 2 भाग में बांटेंगे लेकिन समान संख्या में। तो 12 गुना 12, 1 12 इसमें से निकलेगा, तो यही 1 12 कहलाएगा
144 का वर्गमूल। तो मतलब जस्ट उल्टा है ये, वर्ग में संख्या को खुद के साथ गुना करके वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल में संख्या को गुणनखंड करने के बाद दो संख्या एक जैसा होगा तो उसमें से एक संख्या निकालेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, वर्गमूल। तो इस चैप्टर में इसी चीज़ को पढ़ना है। और वर्गमूल हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो जब सवाल आएगा तो वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग 3.2 को स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सवाल दे दिया, टोटल सवाल इसमें 29 सवाल है। तो आज हम लोग जहाँ तक बन पाएगा वहाँ तक बनाने का कोशिश करेंगे, फिर नेक्स्ट का चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो पहला सवाल क्या स्टार्ट हो रहा है, ये रिक्त स्थान से सवाल को पूछा है कि यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या डैश हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। ये क्या बोल रहा है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल जो निकालेंगे, देखो सबसे पहले देखो ये वर्गमूल का चिन्ह है इस प्रकार से, और वर्ग ये इस प्रकार से, मतलब ये x है तो इस पे घात 2, ये कहलाता है वर्ग। और वर्गमूल जब निकालेंगे तो इस प्रकार से चिन्ह आएगा। ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई एक संख्या है, कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, मान लो ये 5 है। अब बोल रहा है क्या कि इसके अंतिम में कितना जीरो दे दे, ताकि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो एक पूरा संख्या होगा। वर्ग पूर्णांक मतलब एक पूरा संख्या निकलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग पहले वर्ग में भी पढ़े थे कि किसी भी संख्या के अंत में जब दो जीरो रहेगा, मतलब युग्म के रूप में जीरो आएगा, तब उसका वर्गमूल निकलना संभव है। या फिर वर्ग संख्या के अंत में हमेशा दो जीरो आएगा, मतलब सम के रूप में आएगा। तो कहने का अर्थ हो गया क्या कि इसके लास्ट में अगर सम के रूप में जीरो आए तब इसका वर्गमूल कैसा निकलेगा, पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब पूरा संख्या निकलेगा। तो तब हम लोग खाली जगह में क्या भरेंगे कि यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूर्णांक में निकलेगा, मतलब पूर्णांक में प्राप्त होगा, पूरा संख्या, तब हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखो 100 का वर्गमूल पूछा तो इस प्रकार से चढ़ा दिया तो निकल जाएगा 10। देखो 2 जीरो था ना, सम संख्या में जीरो था तो 10 निकल गया। लेकिन देखो 1000 का वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, निकलेगा लेकिन ये पूरा संख्या नहीं निकलेगा, ये दशमलव में आ जाएगा, लगभग में आंसर आएगा। तो मतलब क्योंकि इसमें जोड़ा जीरो है ही नहीं, युग्म के रूप में जीरो है ही नहीं। अगर एक जीरो इसमें बढ़ा दें तब ये युग्म के रूप में जीरो आ गया। एक तो आ गया, 2 जीरो में से 1 जीरो निकला, फिर इस 2 जीरो में से 1 जीरो निकला, तो निकल गया 100। तो मतलब जोड़ा जीरो रहेगा तब वो उस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में निकलेगा। अगर जोड़ा जीरो नहीं रहेगा तो फिर वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से 2 नंबर में कि 93,600 के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़े थे कि 93,600 अगर इस प्रकार से सवाल है तो हम लोग क्या पढ़े कि जोड़ा संख्या में से एक संख्या निकलेगा। तो जोड़ा संख्या में से एक संख्या निकलेगा, फिर इस जोड़ा में से एक संख्या निकलेगा, और जो लास्ट में एक संख्या बचेगा उसमें से एक निकलेगा। तो टोटल कितना संख्या हो गया, टोटल 3 संख्या हो गया। मतलब इतना बड़ा संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। जैसे देखो ये छोटा सा उदाहरण देखो, 100 का जब वर्गमूल निकाले तो कितना आया, 10। 100 का वर्गमूल कितना आया, 10। तो मतलब इसमें कितना संख्या है, 2 संख्या है, 2 अंक है। संख्या तो एक ही है लेकिन अंक कितना है इसमें, 2 अंक आ गया, एक जीरो आ गया और एक आ गया। तो देखो ये 2 जीरो में से 1 जीरो निकला और इस 1 का वर्गमूल भी 1 निकला। तो टोटल क्या संख्या होगी, 2 संख्या हो गया। मतलब जोड़ा संख्या में से हमेशा एक संख्या निकलेगा और लास्ट में जो एक संख्या बच गया उसमें से भी एक संख्या निकलेगा। तो टोटल संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब 3 नंबर में पूछ रहा है कि इसमें अब वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो संख्या कितना होगा, 12, 39, 25, 12, 0, 9। अब बोल रहा है कि इसमें वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसमें संख्या कितना होगा। तो इस जोड़ा में से एक संख्या, 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 इस जोड़ा में से एक संख्या। तो टोटल संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल कितना अंक का संख्या बनेगा, ये टोटल बन जाएगा ये 5 अंक का संख्या बनेगा। इसी प्रकार से ये सारा सवाल बनेगा इसमें। तो देखो 1 नंबर में ना टोटल 5 सवाल दिया है। सवाल को पढ़ोगे तो रिक्त स्थान भर सकते हो तुम लोग। चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब आ जाओ 2 नंबर सवाल में। देखो 2 नंबर क्या बोल रहा है ये कि 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन है। तो 900 का वर्गमूल बोल रहा है। तो 900 का वर्गमूल, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो गुणनखंड विधि से निकालो, जोड़ा में से एक संख्या निकालेंगे। तो ये 2 नंबर का 1 नंबर सवाल है। तो जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो देखो ये हो जाएगा कितना, 450। तो 450 फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 6 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा ये।
तो 3 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा ये 5, फिर 5 से 1, तो मतलब 900 का वर्गमूल, इस प्रकार से चिन्ह दे दिए। अब 2 आ गया 2 बार, तो 2 पे घात 2, 3 आ गया 2 बार, 5 आ गया 2 बार। अब एक एक बार निकाल लो सबसे, 2 2 बार है तो 1 बार निकला 2, 3 2 बार है 1 बार निकल गया, 5 2 बार है 1 बार निकल गया। अब इसको गुना करो तो 2 3 6, 6 5 30, तो आंसर कितना हो गया 30 हो गया। मतलब 900 का वर्गमूल कितना निकलेगा 30 निकलेगा। हाँ 30 निकलेगा। तो ये कौन विधि हो गया, ये गुणनखंड विधि है, वर्गमूल निकालने का गुणनखंड विधि है। सबसे पहले संख्या का गुणनखंड कर दिया, 2 2 संख्या में से एक एक संख्या निकलेगा। ठीक है, तो 2 नंबर 3 नंबर भी वही सवाल है। 3 में देखो क्या बोला कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक कितना होगा। तो इसमें टोटल दे दिया कितना, 4 सवाल दे दिया। अब सवाल में पूछ रहा है क्या कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके इकाई के अंक में क्या संभव है, ये सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक में क्या आएगा। तो देखो सवाल में क्या लिख दिया, ये पहला सवाल, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक में क्या आएगा। तो देखो वर्गमूल याद करो कि वर्ग में हम लोग क्या किए थे कि जैसे 9 का वर्ग कर रहे तो 81 आ रहा था, तो मतलब इकाई के अंक में कितना आ गया 1। 1 का भी वर्ग करें तो लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। तो मतलब ये 2 संख्या ऐसा है कि जब इसका वर्ग किया तो लास्ट में क्या आ गया 1 आ गया। तो मतलब वर्गमूल करेंगे तो जस्ट इसका क्या होगा उल्टा होगा। तब मतलब जब वर्गमूल निकालेंगे 81 का तो क्या आएगा 9 आएगा। जब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। मतलब जस्ट इसका उल्टा चलेगा। जब इधर से वर्ग करके अगर 81 आ रहा है तो जब उधर से वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। जब इधर से 1 का वर्ग करके 1 आ रहा है, जब उसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो देखो इसके लास्ट में 1 है, तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक में क्या होगा, इकाई के अंक में 1 ही आएगा। तो इकाई के अंक में संख्या तो बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि देखो लास्ट में 1 है, वर्गमूल निकाले तो 1 के लास्ट में 1 ही आता है। उसी प्रकार से देखो इसमें और कोई दूसरा सवाल देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ था, 9 भी है और 1 भी है। तो 9 का भी लास्ट में 1 आता वर्ग करने से, और 1 का भी लास्ट में 1 ही आता। लेकिन याद रखना जब 9 का वर्ग करेंगे तो हमेशा लास्ट में 81 ही आएगा, संख्या चाहे जितना बड़ा हो जाए। ठीक है, और इसमें एक सवाल देख लो, जैसे दे दिया इसमें 99 8 56। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक में क्या आएगा। तो देखो इसका आंसर दोनों हो सकता है, 1 और 9, क्योंकि देखो 9 का जब वर्ग करेंगे तो भी 81 आ रहा है, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है। 1 का भी वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 आ रहा है। तो देखो जब वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा। मतलब आंसर में दोनों हो सकता है, 9 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। मतलब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके लास्ट में या तो 1 भी आ सकता है या फिर 9 भी आ सकता है। अब देखो ये लास्ट में आ गया 6। अब याद करो कि जब हम लोग वर्ग किए थे तो किसके लास्ट में 6 आया था। तो 4 का जब वर्ग किए तो लास्ट में 6 आया था, 6 का जब वर्ग किया तो लास्ट में 6 आया था, है ना। तो जस्ट इसका उल्टा होगा। तो मतलब जब वर्गमूल निकालेंगे तो लास्ट में क्या आ सकता है, या तो 4 आएगा या तो फिर 6 आएगा। तो इसमें वही बात है कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक में क्या हो सकता है, या तो 4 या तो 6। क्योंकि वर्ग में हम लोग यही किए थे कि जब 4 का वर्ग किया तो लास्ट में 16 आया था, 6 का वर्ग किया तो लास्ट में 6 आया था, जब 6 का वर्ग किया तो लास्ट में 6 आया था। तो अब देखो ये संख्या दे दिया, बोला कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा चलेंगे, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 6 है, इसका भी तो इकाई के अंक में 6 है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। मतलब दोनों चीज़ संभव है, या तो इकाई के अंक में 4 आएगा या तो इकाई के अंक में 6 आएगा। तो उसी चीज़ को लिखेंगे कि इकाई के अंक में संख्या 4 6, बस हो गया आंसर। इसी प्रकार से आंसर निकालना होगा सारा। अब देखो अगला सवाल इसमें क्या बोल रहा है 4 नंबर में कि निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। अब फिर वही सवाल आ गया कि वर्गमूल निकालना, लेकिन हम पहले ही बताए क्या कि वर्गमूल हमेशा हम लोग 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। एक हो जाएगा इसमें क्या कि गुणनखंड विधि, और एक हो जाएगा भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि में ही सवाल को देखते हैं। तो 4 का 1 नंबर सवाल देखो, तो 4 का 1 तो आसान है, 16 का वर्गमूल, ये तो एकदम हल्का सवाल है। ये 2 से विभाजित होगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तो मतलब 16 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है। 2 कितना बार हो गया, 4 बार 2 है, तो 4 बार में से 2 बार निकलेगा, क्योंकि क्या बताए कि जोड़ा जोड़ा में से 1 बार निकलता हमेशा। इस 2 में से 1 बार 2 निकला, इस 2 में से 1 बार 2 निकला, तो 2 को 2 निकल गया इससे, तो 2 दूना 4,
तो इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि जब 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। तो 4 नंबर का सारा सवाल बन सकता है। इसमें टोटल 11 सवाल दिया, 11 सवाल को गुणनखंड विधि से ही बनाना है। तो यहाँ तक शायद तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसको पहले उतार लो, तो फिर हम लोग आगे सवाल को देखेंगे। अब देखो 5 नंबर से जो सवाल लिख रहा है, फिर वही बात है कि इसका वर्गमूल याद करें। तो बस एक ही बात याद रखना, वर्गमूल में हमेशा एक जैसा संख्या 2 बार आएगा, एक बार निकाल लेना, वही वर्गमूल है। तो देखो 49 गुना 49 कर दिया, ये 2 बार 49 है, तो एक बार निकाल लो, हो गया यही आंसर। ये आसान सब सवाल है। इसी प्रकार से देखो 6 नंबर में भी, तो 5 नंबर में 4 सवाल है, चारों सवाल को बना सकते हो आराम से। इस पे घात 2 दिया, इस पे घात 2 मतलब क्या, 504 2 बार लिखा हुआ है, मतलब घात जितना बार है वो उतना बार गुना में है। तो 504 पे घात 2 है, तो मतलब कि 504 2 बार है, और निकालना क्या है इसका वर्गमूल, तो मतलब 2 बार में से एक बार निकल जाएगा, तो 504 को एक बार निकाल दो, यही आंसर। तो ये 5 नंबर और 6 नंबर एक ही जैसा सवाल था, बहुत इजी सब सवाल है। अब चलते हैं हम लोग आगे सवाल में को देखते हैं। साथ में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। अब आ गया यहाँ पे क्या कि ये पहले से वर्ग में है, अब हम लोग को सिर्फ ये बताना कि इसमें अंक कितना आएगा। कहने का मतलब कि जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तब इसमें अंकों की संख्या कितना होगा, इस चीज़ को ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 गो संख्या। तो जोड़ा जोड़ा में से एक संख्या निकलेगा, तो इस जोड़ा में से एक निकला, इस जोड़ा में से एक निकला, इस जोड़ा में से एक निकला, और यहाँ पे एक ही संख्या बचा, इसमें से भी एक संख्या निकल जाएगा। तो टोटल कितना संख्या हो गया, 1 2 3 4। कहने का मतलब कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें जो संख्या बनेगा वो टोटल संख्या बनेगा कितना, ये टोटल संख्या बन जाएगा 1 2 3 4 संख्या बनेगा। तो अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या, ये 7 नंबर सवाल है, 6 नंबर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अतः वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, तो टोटल संख्या कितना आ जाएगा, इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, तो 1 2 3 4। कि जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो इसमें जो संख्या बनेगा वो 4 अंक का संख्या बन जाएगा। तो इसी प्रकार से सारा सवाल बना सकते हो। अब आ जाओ 8 में, तो गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। अभी तक हम लोग जो वर्गमूल निकाले तो गुणनखंड विधि से ही निकाले, और यहाँ पर 8 नंबर में वही चीज़ बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। तो ये भी आसान सवाल है। अभी तक भाग विधि बोला नहीं सवाल में, तो जहाँ पे भाग विधि बोलेगा वहाँ पे हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। तो गुणनखंड कर दो, इसमें जोड़ा जोड़ा में से एक बार निकाल दो, वही आंसर होगा हम लोग का। ये 9 जाएगा यहाँ पे, ये 3, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 1, तो 36 का वर्गमूल 2 आ गया 2 बार, तो 2 पे घात 2, 3 आ गया 2 बार, तो 3 पे घात 2। इस 2 बार में से एक बार निकला, यहाँ पे 2 बार में से एक बार निकला, तो हो गया 6। तो ये आसान सब सवाल दिया एकदम। तो 8 नंबर में देखो टोटल यहाँ पे दे दिया 10 सवाल, 10 सवाल को ऐसे ही बनाना। 9 नंबर में यही बात है, जो सवाल 8 में पूछा सेम सवाल 9 में भी पूछ दे, लेकिन अंतर क्या दे दिया कि यहाँ पे बड़ा बड़ा सवाल दे दिया। लेकिन अगर गुणनखंड तुम्हारा सही रहेगा तो सारा सवाल ईजी है। तो 9 में बोल रहा है क्या कि गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें, सेम वही सवाल है। 10 नंबर में वही बात बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निकालना, लेकिन क्या कि सवाल को बड़ा बड़ा दे दिया। गुणनखंड अगर सही बन जाएगा तो फिर सवाल आसान हो जाएगा। पहले यहाँ तक उतारो, हम लोग 10 नंबर का कोई एक सवाल देखेंगे, बड़ा सब सवाल जो है ना उसका गुणनखंड हम लोग देखते हैं। पहले इसको उतारो जल्दी से। देखो ये 10 का ना 5 नंबर सवाल है, ये 10 नंबर का सवाल है। हम पहले क्या बता दिए कि यहाँ जो 7 नंबर से लेकर 10 नंबर सवाल दिया ना, एक ही सारा सवाल है, मतलब सारा को गुणनखंड करके वर्गमूल निकालना। तो ये सवाल थोड़ा बड़ा क्या कि अगर तुम्हारा गुणनखंड सही रहेगा तो दिक्कत कहीं ना होगा। तो देखो इसको हम लोग किससे घटाएंगे, अब किससे इसको भाग दे सकते हैं, विभाज्य का नियम याद करो, उसी से ये सवाल बनेगा। 3 से लेकिन ये कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 11 से, 11 का विभाज्य का नियम 11 से कट जाएगा। अब विभाज्य का नियम जैसे लिखाए थे, कॉपी खोल के देखना, वहाँ पे मिल जाएगा तुम लोग को। तो 11 × 5 = 55, बच गया 4, 11 × 3 = 33, बच गया 9, तो 11 × 9 = 99। अब फिर ये कटेगा 11 से, 11 × 4 = 44, 11 × 9 = 99, फिर 7 से 7 × 7 = 49। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि विभाज्य का नियम अगर सही से याद है तो एक भी सवाल के गुणनखंड में नहीं फंसोगे। सवाल को गुणनखंड से ही बनाना है। तो 2 से नहीं कटेगा तो 3, 3 से नहीं तो 5, 5 से नहीं तो 7। भाज्य संख्या तो उससे कटाएंगे ही नहीं, बात समझ में आ रहा है ना, हमेशा अभाज्य संख्या से कटाएंगे। तो 59, 29,
कि वर्गमूल में 11 आ गया 2, गुणनखंड में 11 आ गया 2 बार, 7 आ गया 2 बार, तो 2 बार 11 में से 1 बार निकला, 2 बार 7 में से 1 बार निकला, तो 11 7 77, यही हो गया आंसर। अब कोई बोलेगा कि पहले 7 से भी कटा सकते थे, हाँ पहले 7 से भी कट जाएगा, क्योंकि जो नियम है क्या कि छोटा में से बड़ा की तरफ चलो, तो उल्टा कर दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले इसको 7 से भी कटाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहीं तक पहुँचेगा। तो देखो यहाँ 7 से लेके जो 10 नंबर तक सवाल दिया, सारा सवाल को इसी के ऊपर बेस्ड किया है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल को निकालें, तो यहाँ तक सारा बन जाएगा। अब आ जाओ 11 नंबर सवाल। अब 11 नंबर सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। फिर से वही बात है कि इसका वर्गमूल निकालना है, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड करके दे दिया सवाल को, ये मतलब सवाल को आसान बना के दे दिया ये। अब सिर्फ इसका वर्गमूल निकाल देना है, तो वर्गमूल का चिन्ह दे दिया। 2 2 बार है तो 1 बार निकल जाएगा, 3 2 बार है 1 बार निकला, 5 2 बार है 1 बार निकला, और 7 2 बार 1 बार निकला। सबको गुना कर दो, यही आंसर है। मतलब ये गुणनखंड करके दे ही दिया सवाल, 2 2 बार में से 1 बार निकाल लो, ये आंसर है। तो 11 नंबर तक सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सवाल उतारो, फिर आगे हम लोग सवाल को देखते हैं। 11 नंबर में ना और 1 2 सवाल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 12 को हटाते हैं पहले, 11 नंबर ध्यान देना। 11 नंबर में जैसे यहाँ पे एक सवाल दे दिया है 5 नंबर। अब ये लॉजिक का एक सवाल है, ये 75 गुना 45 जोड़ 15। अब इसका बोला क्या कि वर्गमूल क्या होगा निकालें। थोड़ा अजीब टाइप का सवाल दिया है। तो देखो ये बोर्ड मास पे आधारित सवाल है, गुना करके जोड़ो वर्गमूल निकाल दो, आसान हो जाएगा। या फिर और इससे आसान करोगे तो देखो 75 15, देखो 15 इसमें भी है 15 इसमें भी। अगर 15 को हम लोग निकाल ले कॉमन के रूप में तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 15 × 5 = 75 और गुना में 45 और जोड़ में यहाँ पे 1 बचेगा। ये वर्गमूल का चिन्ह रखेंगे इससे। या तो कुछ नहीं करना, इतना करोगे तो फिर दिमाग घूम जाएगा। कुछ नहीं करो, इस दोनों को गुना करो और इसको जोड़ दो, उसके बाद वर्गमूल निकाल दो, मतलब गुणनखंड कर देना, तब आ जाएगा आंसर। ये आसान हो जाएगा। 75 और 45 को गुना करेंगे, 15 उसमें जोड़ेंगे, फिर गुणनखंड करेंगे, निकल जाएगा वर्गमूल। मतलब जोड़ा जोड़ा में से 1 बार निकाल देना, वही आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ 12 नंबर में। अब देखना यहाँ पे 12 नंबर से सवाल जितना जो लिखा 29 तक जो सवाल लिखा, ये सारा सवाल कहलाता है क्या, शब्द समस्या। और देखो शब्द समस्या जो सवाल होता है किसी भी गणित का, और उस चीज़ को जो बच्चा समझ ले, जान लो कि वो बच्चा मैथ में बहुत अच्छा करेगा भविष्य में, क्योंकि ये तार्किक शक्ति होता है। सवाल को पढ़ोगे तब उसमें वो कुछ बोलेगा। अब सवाल को डायरेक्ट लिख नहीं रहा है, जैसे 36 का वर्गमूल निकाले, तो 36 का वर्गमूल ऐसे ना लिखे, वो क्या लिख दिया कि 36 का वर्गमूल निकाले। ये होता है शब्द समस्या वाला सवाल। वो सवाल को अब लिखेगा, सवाल को डायरेक्ट देगा नहीं वो। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो 12 नंबर से लेके 29 नंबर तक जितना सवाल है, ये सारा सवाल होगा शब्द समस्या। मतलब ये शब्द के रूप में लिखा है, उसको पढ़ के तब आंसर निकालना। अब देखो ये 12 नंबर सवाल जो लिख रहा है यहाँ पे कि कौन सी सबसे छोटी संख्या से निम्नलिखित राशियों को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जितना भी सवाल दिया है ये कोई भी वर्ग संख्या है ही नहीं। अब बोल रहा है क्या कि इसमें किस चीज़ से गुना करें ताकि ये वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एक सवाल 5 नंबर, इसमें टोटल 3 सवाल दे दिया ना, तो हम लोग 2 नंबर सवाल को देखते हैं इसका। तो लिख दिया ये 27। तो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि सवाल में पहले लिख दिया कि वर्ग संख्या है ही नहीं, तो इसको किस चीज़ से गुना करें ताकि ये वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहला काम करना कि इस संख्या का गुणनखंड करना। मतलब जो भी संख्या देगा सबसे पहले उसका गुणनखंड कर लेंगे। ये 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो 27 के गुणनखंड में 3 आ गया 3 बार। लेकिन हमको या तो 3 चाहिए था 2 बार, या तो फिर 4 बार जोड़ा जोड़ा में चाहिए था। तो हम लोगों को और एक 3 से गुना करना पड़ेगा इसको। 3 तो हटा नहीं सकते, लेकिन सवाल में बोला क्या कि जो संख्या घट रहा उससे गुना कीजिए। तो ये तो जोड़ा मिल रहा ठीक है, लेकिन इस 3 का फिर जोड़ा नहीं मिल रहा। तो मतलब इस संख्या में एक 3 और आ जाता तो ये क्या बन जाता, वर्ग संख्या बन जाता। तो अब लिखेंगे क्या कि 27 को 3 से गुना करना होगा। मतलब जिस चीज़ का कमी है उसी से गुना करेंगे। तो 3 का कमी है तो 3 से गुना कर दिए। 27 को 3 से गुना करना होगा, अब सवाल में बोल दिया क्या कि गुना करने के बाद उसका वर्गमूल भी निकालें। मतलब कि 27 को 3 से गुना कर दिया तब इसका वर्गमूल निकालिए। तो 27 से गुना कर दिया इसका वर्गमूल। तो अब इसमें 3 कितना बार आ गया, 4 बार आ गया, क्योंकि 3 बार तो 27 तक में है ही। एक 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करेंगे। अब जोड़ा जोड़ा में से 1 बार निकाल लो, तो 2 3 निकल गया, तो 3 3 9, ये हो गया आंसर। तो 12 नंबर में टोटल 3 सवाल दिया। तीनों सवाल को हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे।
चलो यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग आगे सवाल देखते हैं। 12 और 13 नंबर सवाल सेम था, कोई अंतर नहीं था सवाल, इसलिए हम 13 नंबर सवाल को नहीं बताएं। अब आ जाओ 14 नंबर सवाल। 14 नंबर का पहला सवाल। अब इसमें सवाल को उल्टा बोल दिया। बोला क्या कि यहाँ पे जितना भी संख्या दिया वो वर्ग संख्या है ही नहीं, तो है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब आगे सवाल में क्या लिख रहा है कि इसको किससे भाग दे दे ताकि वर्ग बन जाए, ताकि ये वर्ग संख्या बन जाए। लेकिन 12 और 13 में क्या बोला था कि वर्ग संख्या नहीं है, तो किससे गुना करे कि वर्ग संख्या बन जाए। वहाँ पे गुना करने के लिए बोला था और यहाँ पे भाग देने के लिए बोला था। अब दोनों सवाल में देखना, अगर गुना करने बोलेगा तो क्या करेंगे कि जो संख्या घटेगा उसी संख्या से हम लोग गुना कर दिए। जैसे देखे ना कि 27 का जब गुणनखंड किया तो 3 2 ही बार आया, 3 बार आया, लेकिन लाना था 4 बार और एक 3 से गुना कर दिया, तब वो वर्ग संख्या बना। लेकिन जब भाग बोलेगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब जो संख्या बचेगा, मतलब जोड़ा जोड़ा संख्या आने के बाद जो बचेगा उसी से भाग देंगे इसको। इसमें क्या किए कि जो संख्या घटा उस संख्या से गुना किए। अब इसमें क्या होगा कि जो संख्या जोड़ा जोड़ा में बच जाएगा उस संख्या से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। तो गुणनखंड जैसे करेंगे इसमें, तो देखो ये 2, तो 2 दूना 4, 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 छके 12, फिर 2 से 18 बार, फिर 2 से ये 9, फिर 3 से ये 3, फिर 3 से ये 1। तो मतलब 72 के गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 ये आ गया। अब सवाल में और बोलता है कि किस संख्या से गुना करने के बाद ये वर्ग बनेगा। तो हम लोग देखो 2 2 बार, 3 2 बार, 1 2 और बच गया, 1 2 और गुना कर देते तो बन जाता है ये वर्ग संख्या। लेकिन अब ये उल्टा बोल दिया। अब बोल रहा है क्या कि किस संख्या से भाग दे तब ये वर्ग संख्या बनेगा। तो किस संख्या से भाग दे सकते हैं, अब ध्यान देना यहाँ पे। तो मतलब जो संख्या जोड़ा जोड़ा में बच गया उस संख्या से भाग देंगे। जोड़ा जोड़ा 3 आ गया, जोड़ा जोड़ा 2 आ गया, बच गया कितना 2, 1 2 और बच गया। तो मतलब इस 72 को किससे भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे। सीधा सा बात कि 1 2 इससे हटा देंगे, तब ये क्या बन जाएगा, वर्ग संख्या। अगर गुना करने बोलता तो 1 2 से गुना कर देते। भाग में क्या होगा कि जो संख्या बचेगा जोड़ा जोड़ा में से उससे भाग देंगे। गुना करने में क्या करेंगे कि जो संख्या घटेगा उस संख्या से गुना कर देंगे। तो जस्ट ये उल्टा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 72 को 2 से भाग देना होगा, 2 से भाग देना होगा। तो 72 को जब जैसे 2 से भाग देंगे तो ये बन जाएगा वर्ग संख्या। तो 72/2 भाग दोगे तो आ जाएगा ये 36। अब बोल रहा है क्या 36 का वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल गुणनखंड में देखो ये 2 तो एक हट जाएगा, 2 कितना बार बच गया, 2 बार, 3 कितना बार बच गया, 2 बार, क्योंकि देखो 1 2 तो निकाल दिया ना भाग देके। तो 2 2 बार बचा, 3 2 बार बचा, तो 2 2 बार में से 1 बार निकला, 3 2 बार में से 1 बार निकला, तो टोटल हो गया 36। तो देखो आज हम लोग 1 नंबर से लेके 14 नंबर तक डिस्कस किए, लेकिन तुम्हारे चैप्टर में सवाल 29 तक है। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक सवाल बन जाएगा सबसे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 से लेके जहाँ तक बनेगा वहाँ तक डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि तुम लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग वीडियो क्लास में 3.3 के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जो वर्ग और वर्गमूल से संबंधित चैप्टर था। इसमें हम लोग सवाल को 1 से लेके 14 नंबर तक देखे थे। तो यहाँ तक हम लोग वीडियो बना चुके थे। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे आज 15 से। अब 15 से सवाल जहाँ तक आज हम लोग देख पाए वहाँ तक हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारा सवाल है। चैप्टर में लगभग 29 सवाल है, तो सारा सवाल को देखना होगा हम लोग को। तो देखो इसमें 15 नंबर में जो सवाल दिया है, लिख क्या रहा है ये कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। इसमें 2 बात पूछता है कि जब संख्या वर्ग में ना हो, जब संख्या वर्ग में ना हो, मतलब पूर्ण वर्ग में जब संख्या ना हो, तो यहाँ पे 2 कंडीशन पे सवाल को देगा ये। एक तो बोलेगा क्या कि उस संख्या से किससे गुना करें, या फिर उस संख्या को किससे भाग दें। ये 2 चीज़ पढ़े थे हम लोग। तो इसमें बताए थे क्या कि गुणनखंड करने के बाद 2 संख्या आना चाहिए उसमें, मतलब जोड़ा जोड़ा रूप में आना चाहिए। अगर जोड़ा जोड़ा रूप में आ गया तो वर्ग संख्या होगा, अगर नहीं आया तो वर्ग संख्या नहीं होगा। और उस सवाल में अगर तुमको गुना करने बोले तो जोड़ा जोड़ा पुरने के बाद जो संख्या बच गया, जितना बार और चाहिए गुना करने के लिए, उस संख्या से गुना करेंगे उसको। और इसमें उल्टा होता भाग में कि जो संख्या बचा उससे भाग देना होगा, और इसमें क्या होगा कि जो संख्या घटा उससे गुना करना होगा। कहने का मतलब कि एक संख्या का हम लोग गुणनखंड कर दिए, उसमें 2 गुना 2 गुना 3 आ गया, ये तो जोड़ा पुर गया, अपना ये गुण बना लिया। लेकिन यहाँ पे देखो
3 का युग्म नहीं बन रहा। 3 का युग्म अगर नहीं बन रहा तो इस 3 को युग्म बनाने के लिए और एक 3 से गुना करना होगा। मतलब जो चीज़ घटा था उससे लाके इसको गुना किए। और यही सवाल इसमें आ जाता कि किस संख्या से भाग देने पे वो वर्ग संख्या बनेगा। तो अब इसमें जो बचा उसी से भाग देंगे। तो जोड़ा जोड़ा पुराने के बाद ये 3 बच गया, तो 3 से इसको भाग देते तो बन जाता ये क्या, वर्ग संख्या बन जाता। तो इस सवाल में इसी प्रकार से पूछा है। सवाल में पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे भाग देने पे एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब ये वाला रूल आ गया, इसमें जो बचेगा उसी से भाग देंगे। और गुना वाला रूल में क्या था कि जो संख्या घटा उसी से गुना कर दिए, और इसमें जो बचा उससे भाग दे दिए। तो बस ये 2 बात को याद रखना है, बाद बाकी सारा सवाल इसमें बनेगा। तो जैसे देखो इसमें 15 का जो पहला नंबर सवाल दिया ये वर्ग संख्या है नहीं। अब बोल रहा है कि इस 252 को किससे भाग दे दे ताकि वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से गुणनखंड करेंगे तो 1 2 6, फिर 2 से ये गुणनखंड होगा 6 3, फिर 3 से गुणनखंड होगा इसका 21 बार में, फिर 3 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। तो अब ध्यान देना यहाँ पे 252 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब युग्म देखो, 2 अपना युग्म बना रहा है, मतलब जोड़ा जोड़ा में आ रहा है, 3 अपना युग्म बना रहा है, लेकिन ये 7 एक्स्ट्रा है। तो हम लोग इसमें भाग देने के लिए बोला है। अगर इसमें गुना करने के लिए बोलता है कि किससे गुना करके पूर्ण वर्ग बन जाए, तब तो इसको और एक 7 से गुना कर देते। लेकिन सवाल ने बोला क्या कि भाग देने से। तो अभी बताए क्या कि जब गुना करने के लिए बोलेगा तो जो घटा उसी से गुना। तो 7 एक बार घटा तो और एक 7 से गुना। अगर ये भाग करने के लिए बोले कि भाग देने के बाद ये पूर्ण वर्ग बनेगा, तो जो बचा उसी से भाग करेंगे इसको। तो बच गया 7, 7 से इसको क्या कर देंगे हम लोग, भाग कर देंगे। तो जो संख्या निकलेगा वो कैसा संख्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे नीचे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 252 को 7 से विभाजित करना होगा, विभाजित करना होगा। चलो अब 7 से इसको भाग दे देते हैं। तो 252 को जैसे 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो देखो ये तो 7 खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कहानी खत्म इसका। तो बच जाएगा इसमें कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक बचेगा, क्योंकि 7 से कटाओगे तो देखो कैसे कटेगा। 7 दिए 21, बच गया 4, तो 7 छके 42, तो बच गया 36। मतलब ये तो 7 हट गया, जैसे भाग देंगे तो ये 7 और नीचे वाला 7 से कट जाएगा। तो मतलब 7 से विभाजित करने के बाद अब जो संख्या प्राप्त हुआ ये कैसा संख्या होगा, ये वर्ग संख्या होगा। लेकिन सवाल में क्या बोला कि भाग देने के बाद जो संख्या निकला उसका भी आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो भाग देने के बाद 36 निकला, इस 36 का वर्गमूल। तो गुणनखंड हम लोग यहाँ तक लिखेंगे क्योंकि ये तो 7 खत्म हो गया भाग देने के बाद। तो 36 का गुणनखंड में बच गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो ये हो गया 36 का गुणनखंड। अब इसमें से हम लोग संख्या को निकालेंगे। इस दोनों में से एगो निकल गया, इस 3 2 बार है तो 1 बार निकल गया। तो फाइनली हम लोग का आ गया 3 दूना 6। तो हम लोग के पास 2 आंसर आ गया। सबसे पहले सवाल में पूछा गया कि किससे भाग देंगे, तो एक आंसर यहाँ पे 7 हो गया। अब भाग देने के बाद जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन गया। अब पूर्ण वर्ग का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 6। तो ये था सवाल। अब 15 नंबर में सवाल दे दिया, टोटल इसमें 6 सवाल है। अब 6 सवाल को ही ऐसे ही बनाना है। इसको उतारो, तब फिर अब हम लोग आगे देखेंगे सवाल को। अब देखो 15 16 सेम सवाल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। 17 में वही बात कहा क्या, तो 15 16 में भी क्या है कि जो संख्या दिया उसका गुणनखंड करो। अब इसमें गुना करने के लिए बोला, तो जो संख्या घटेगा उससे क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे, तो निकल जाएगा हम लोग का आंसर। और 17 में क्या किया कि दोनों चीज़ कीजिए, और उस संख्या से भाग देंगे तो वर्ग संख्या कैसा आएगा, अगर गुना करेंगे तो वर्ग संख्या कैसा आएगा, दोनों चीज़ इसमें बोल दिया। चलो इसी को हम लोग देख लेते हैं। तो ये 17 नंबर सवाल देखो कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 43 74 को गुना करने पर अथवा भाग देने पर एक वर्ग संख्या बन जाए। तो ये हो गया 43 74। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। सेम सवाल है, जो 15 में सवाल था वैसा ही सवाल को दोहरा रहा है फिर से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 7। 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 8 16, 2 7 14। अब कट जाएगा ये 3 से,
3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27। अब ये कट जाएगा फिर से 3 से कटेगा ये, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 3 8 24, 3 1 3, 3 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब ध्यान देना सवाल ने दोनों चीज़ पूछा कि किससे भाग देने पे वर्ग संख्या बनेगा, किससे गुना करने पे वर्ग संख्या बनेगा। तो 43 74 के गुणनखंड में 2 एक बार और 3 देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 3 आ गया 7 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 आ गया 7 बार। अब देखो जोड़ा जोड़ा अगर मिलाने जाए युग्म के रूप में तो 2 तो एक ही बार है, तो मतलब 2 और एक बार चाहिए, 2 को और एक बार गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। लेकिन 3 को भी चेक करो, 3 तो जोड़ा जोड़ा ठीक है, यहाँ तक मिला रहा है, ये भी मिला रहा है, ये भी मिला, लेकिन एक 3 और बच रहा है, तो मतलब और एक 3 से गुना करना होगा, क्योंकि 3 तो यहाँ पे ठीक है 2 बार आ गया, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार, लेकिन एक बार 3 फिर से बच रहा है। और बोला सवाल में क्या कि किससे गुना करे ताकि वर्ग संख्या बने। तो अभी क्या बताया गुना में कि जो चीज़ घटेगा उसी से गुना करो। तो 2 एक बार घटा और 1 2 से गुना, 3 एक बार घटा और 1 3 से गुना, तो मतलब टोटली कितना गुना कर दिए, 2 3 6, मतलब 6 से अगर इसको गुना कर दे तब ये कैसा संख्या बन जाएगा, वर्ग संख्या बन जाएगा। ये गुना करने वाला था, अगर भाग देने वाला बोलता तो 2 और यहाँ पे 3, तो 3 दूना 6 से क्या करना होता है, इसको भाग देना होता, क्योंकि इसमें बच गया क्या, 2 बच गया और 3 बच गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो इससे भाग देने पे क्या बन जाएगा, वर्ग संख्या। 6 से गुना करने पर भी वर्ग संख्या बनेगा और भाग देने पर भी क्या बनेगा, वर्ग संख्या बनेगा। अब लिखेंगे कैसे, तो अब जो लिखने का तरीका वैसे ही लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 43 74 को 6 से गुना करना, गुना अथवा, दोनों चीज़ें हम लोग को ज्ञात करना था, अथवा भाग देना होगा, भाग देना होगा। अब ध्यान देना यहाँ, तो सबसे पहले हम लोग गुना में देख लेते हैं। इसको कर दिए 6 से गुना, अब इसका वर्गमूल पूछा है, तो यहाँ तक तो ठीक है वर्गमूल, ये 3 में से एक बार निकल गया, ये 2 3 में से एक बार निकल गया, इस 2 3 में से एक बार निकल गया, और फिर और एक 3 से गुना कर दिए, एक 3 और आ गया है ना, यहाँ पे 6 से जो गुना कर दिए। अब 2 और एक 2 से गुना कर दिए, तो 2 आ गया 2 बार, तो एक बार 2 निकल गया। अब इसको गुना करेंगे तो 3 3 9 9 27 27 81 दूना 162, तो ये गुना करने पे वर्गमूल कितना आ गया, 162। अब देखो भाग देने पर, अगर इसको भाग दे दे हम लोग, तो भाग देना होगा 6 से, जैसे 6 से भाग देने जाएंगे तो ये 2 भी कट जाएगा और ये 3 भी कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, ये 3 सिर्फ बच गया बीच में, मतलब 3 3 और 3, मतलब 6 बार 3 बच गया, क्योंकि जैसे 6 से इसको भाग देने जाएंगे तो ये 2 भी कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा, मतलब 3 दूना 6 तो कट गया, ये 2 भी हट गया, 3 भी हट गया, तो बीच का जो 3 6 बार था वही 6 बार सिर्फ बच गया। तो इस जोड़ा में से एक बार निकला, इस जोड़ा में से एक बार निकला, नीचे आ रहा वीडियो, इस जोड़ा में से एक बार निकला, तो टोटल कितना बार आ गया, 3 बार, तो 3 3 9 9 3 27, तो मतलब भाग, चलो ऊपर लिख देते हम लोग, अगर भाग दे दे 6 से हम लोग ना, तो जैसे इसको 6 से भाग देंगे तो 2 और 3 तो कट जाएगा, अब ये 3 6 बार बचेगा, तो उसमें से 3 बार 6 निकल जाएगा, तो 3 3 9 9 27, तो मतलब गुना करने पे 6 से अगर गुना करें तो वर्गमूल 162 निकलेगा, अगर 6 से भाग दे दे तो वर्गमूल 27 निकलेगा। तो ये 17 नंबर का सवाल था, इसको उतारो तब फिर हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान देना 18 नंबर सवाल, सबसे पहले यहाँ पे देखो 18 19 और 20 दोनों सेम हैं, तीनों सेम सवाल, इसमें कोई अंतर नहीं। अगर इस तीनों में से एक सवाल बन गया तो तीनों सवाल बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो पहला सवाल क्या बोल रहा है इसमें कि वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 10 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य है, और निकालना वर्ग संख्या। याद करो हम लोग लॉस और मौसा में क्या पढ़े
कि लौसा संख्या का समूह होता है, उसमें से एक संख्या ऐसा निकलता है जो सभी से पूरा पूरा भाग लग जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लौसा। और मौसा जस्ट इसका उल्टा था कि संख्या के समूह में से एक वैसा संख्या जो सभी को पूरा पूरा विभाजित करे, वो था मौसा। तो ये भी लौसा का ही सवाल है। ये बोल रहा है क्या कि ये सभी से कटना चाहिए पूरा पूरा, लेकिन शर्त क्या दे दिया कि ये वर्ग संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें दिया क्या है संख्या 10, 12 और 16। सवाल अगर ये लौसा बोल देता कि एक ऐसा संख्या निकालिए जो इससे पूरा पूरा भाग लग जाए, तब तो हम लोग डायरेक्ट लौसा निकाल देते, क्योंकि लौसा ही क्या होता है कि उसमें से एक ऐसा संख्या निकलता है जो सभी से पूरा पूरा भाग लग जाता है। लेकिन बताइए क्या कि वो कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब पूरा पूरा वर्ग में आना चाहिए वो सवाल। लेकिन फिर बात वही होगा कि सबसे पहले इसका हम लोग लौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका लौसा निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे का जो बात होगा उसको देखेंगे। तो ये सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, ये 5, यहाँ पर 6 और ये 8। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, ये 5, ये 3 और ये 4। तो ये 18 नंबर सवाल है। इसमें हम लोग को पूछा था सवाल में क्या कि ये 10, 12 और 16 से विभाजित होने वाली एक पूर्ण वर्ग संख्या निकालें। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या कर दिए, गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड करने के बाद सबसे पहले इसका लौसा निकालते हैं। तो लौसा, तो इसका लौसा कितना आ जाएगा 10, 12 और 16। इसका लौसा बाहर में जितना सबका गुना, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 4, ये इसका क्या आ गया, लौसा आ गया। लेकिन सवाल में क्या बोला, अब ये जो लौसा में जो संख्या आएगा गुना करने के बाद, वो 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। लेकिन सवाल में बोला क्या कि यहाँ पे जो भी संख्या आएगा वो वर्ग संख्या होना चाहिए। यहाँ पे कैसा संख्या लाना होगा, वर्ग संख्या। अब यहाँ पे खोजेंगे क्या, ये तो वर्ग संख्या बना नहीं, क्योंकि जब तक जोड़ा जोड़ा संख्या नहीं आएगा तब तक ये वर्ग संख्या बन ही नहीं सकता। 2 तो जोड़ा आ गया, ठीक है, लेकिन 5 एक बार आया, 3 भी एक बार आया, 4 भी वर्ग संख्या ही है। और एक 4 से हम लोग इसको गुना नहीं करेंगे, क्योंकि 4 पहले से क्या है, वर्ग संख्या है ही। तो बच गया क्या, मतलब 5 और एक बार आना चाहिए था इसके गुणनखंड में, और 3 भी कितना बार आना चाहिए था, और एक बार, मतलब 5 3 15, 5 यहाँ का 3 यहाँ का, तो टोटल कितना हो गया 15। मतलब कि ये पूरा संख्या में कितना का गुना करना होगा, 15 का। अगर ये पूरा संख्या में 15 का गुना कर दे तब ये कैसा बन जाएगा, वर्ग संख्या बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग गुना देख लेते हैं कि आखिर ये लौसा है कितना, इस चीज़ को पहले निकाल लेते हैं। तो लौसा देखो, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 3 60 और 60 चौके 240। ये तो आ गया क्या, ये लौसा आ गया, जो 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। लेकिन हम लोग को लाना वर्ग संख्या, तो गुना किससे करेंगे, जो जो चीज़ इसमें जोड़ा जोड़ा में से घट गया। तो 5 एक बार घट गया और एक 5 से, 3 एक बार घट गया और एक 3 से, तो मतलब टोटली 5 से 15 से गुना करना होगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 10, 12, 16 से विभाज सबसे छोटी वर्ग संख्या। तो 240 गुना, अब जो घटा था, 5 एक बार घटा और एक बार 5, 3 एक बार घटा और एक बार 3, तो 5 से 15। तो टोटली इसको 15 से जब गुना कर देंगे, तो गुना करने के बाद जो संख्या यहाँ पे आएगा वो संख्या एक वर्ग संख्या होगा, और पूरा ये 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा। तो ये सवाल पूरा हो गया कंप्लीट। तो देखो 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर सेम सवाल है। तो आज हम लोग सवाल को स्टार्ट किए थे 15 नंबर से, और सवाल को देख लिए 20 तक, और बच गया 9 सवाल, मतलब 21 से लेके 29 तक सवाल और देखना हम लोग इसमें। तो इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज तक के लिए हम लोग सवाल को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग 3.2 को देख रहे थे। पीछे वाली वीडियो में हम लोग 20 तक सवाल को देखे थे, उसमें जो भी प्रॉब्लम था उस चीज़ को हम लोग हल करने का कोशिश किए थे। आज हम लोग पीछे वाली वीडियो हम लोग 19 तक ही चर्चा किए थे। आज के वीडियो हम लोग 20 से स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे सवाल क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे। तो पीछे वाले वीडियो में जो हम लोग 18 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर जो सवाल बनाए थे वो सेम सवाल था, और 20 के बाद 22 तक एक ही जैसा सवाल है।
तो उसमें से एक सवाल को आज हम लोग और डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल पूछता है इस लेवल का। तो सवाल में बोल रहा है क्या, उसको पहले देखते हैं। 20 नंबर सवाल में लिख रहा है क्या, 21 नंबर सवाल में, 20 तो हम लोग कल चर्चा कर ही लिए थे, इसमें हम लोग 21 नंबर को देखेंगे आज। इसमें लिख रहा है क्या कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। बोल रहा है क्या कि एक ऐसा संख्या निकालिए जो 4, 9 और 10 ये तीनों से पूरा कट जाए, लेकिन शर्त क्या है कि एक वो वर्ग संख्या होना चाहिए। तो हम लोग को पता है क्या कि संख्या के समूह में से जब एक संख्या को निकालते हैं और वो संख्या अगर सभी से भाग हो रहा तब उसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। इस चीज़ को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें भी वही कंडीशन होगा कि इस तीनों में से एक ऐसा संख्या निकलेगा जो सभी से पूरा भाग लगेगा, तो वो संख्या कहलाएगा उसका एलसीएम। लेकिन हम लोग को ऐसा पूछा नहीं सवाल में पूछा क्या कि वो संख्या तो सभी से भाग लेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे, उसके बाद फिर आगे कुछ सोचेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो ये 2 से विभाज्य होगा और ये 5, और फिर इसको हम लोग अब विभाजित नहीं कर सकते, सब अलग अलग संख्या आ चुका है। तो एलसीएम किसका ये 4, 9 और 10, इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 9 गुना 5, तो एलसीएम आ गया 2 गुना 4, 9 चौके 36 गुना 5, तो 6 5 30, हासिल 3 रहा, 5 ते 15 और 3 18, तो मतलब 180 इसका एलसीएम आ गया। तो देखो ये 180 जो आ गया यहाँ पे, ये तीनों से कट जाएगा पूरा। ये 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। लेकिन सवाल में पूछा क्या कि ये वर्ग संख्या होना चाहिए, जबकि ये वर्ग संख्या है ही नहीं। तो अब ये वर्ग संख्या होगा क्या, वर्ग संख्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग को पता है क्या कि जोड़ा में से एक संख्या आना चाहिए। तो देखो 2 और 2 का जोड़ा मिला रहा है, चलो ये तो वर्ग में है। 9 भी वर्ग में है, क्योंकि इसको 3 और 3 में तोड़ सकते हैं हम लोग, 3 गुना 3 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। तो मतलब ये भी वर्ग में है। तब वर्ग में है कौन नहीं, ये 5 अगर इस सवाल में और एक आ जाता तब ये वर्ग संख्या हो जाता। और 5 आने के बाद भी ये 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। तो मतलब इस संख्या को हम लोग को, ये जो लॉसा निकाल लिया हम लोग, इसको हम लोग को 5 से गुना करना होगा। तब ये क्या होगा कि ये 4, 9 और 10 से पूरा कटेगा और ये सबसे छोटा वर्ग संख्या होगा इसका। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः 4, 9, 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या 180। तो इसका एलसीएम आ गया, और जोड़ा में से एक बार, तो सब तो जोड़ा है, 2 में से एक बार निकलेगा। 9 को हम लोग 3 और 3 के फैक्टर में कर सकते हैं। 5 एक ही बार है, तो 5 और एक बार लिखेंगे। तो अब इसको अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 900। तो ये जो 900 आ गया ये वर्ग संख्या है, और ये 4 से भी पूरा कटेगा, 9 से भी पूरा कटेगा और 10 से भी पूरा कटेगा। तो हम लोग को सवाल को यही निकालना था। तो पीछे वाले वीडियो में हम लोग इस टाइप का एक सवाल के बारे में डिस्कस किए थे। तो ये 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 और 22, यहाँ तक सवाल सारा एक जैसा है। और एक सवाल इसमें से कोई एक सवाल समझ में आ गया तो सारा सवाल इसमें से बन जाएगा। तो काम कुछ नहीं था, पहले हम लोग एलसीएम निकाले, उस एलसीएम में देखे कि जोड़ा कौन पूरा रहा और कौन नहीं पूरा रहा। तो 2 तो जोड़ा अपना पूरा रहा। ये 9 भी वर्ग संख्या हम लोग को पहले से पता है कि इसको 3 गुना 3 हम लोग कर सकते हैं। तो देख रहे हैं सिर्फ क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 एक बार आ रहा है, जबकि 5 को 2 बार आना चाहिए था। तो जो 2 बार नहीं पूरा उसी को इससे हम लोग गुना कर देंगे, जो भी एलसीएम निकलेगा इससे गुना कर देंगे। तो ये संख्या जो प्राप्त होगा ये वर्ग संख्या होगा, और जितना संख्या बोलेगा वो सभी से पूरा कटेगा। चलो यहाँ तक उतारो, तो फिर आगे वाला सवाल के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखो 23 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना पहले सवाल, कि किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2304 हो जाता है। तो कौन सा संख्या नहीं पता, तो मान लेते उस संख्या को। माना कि संख्या बराबर x। अब देखो सवाल में क्या बोला, अब ये संख्या प्राप्त हो गया, जब इस संख्या को इसी के साथ गुना करेंगे तब इसका गुणनफल आ जाएगा 2304।
तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से। ये तो x एक संख्या हम लोग मान लिए, जब इसी संख्या को इसी के साथ गुना कर दें, मतलब x के साथ ही गुना कर दें, तब ये हो जाता है क्या, 2304। अब बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, ये ज्ञात करें। तो x गुना x, ये x स्क्वायर हो गया, 2304। इधर का स्क्वायर हम लोग को पता है कि उधर जाके ये वर्गमूल में बदल जाता है, मतलब इधर का वर्ग जब उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा उसका वर्गमूल। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, वही आंसर होगा। तो वर्गमूल अलग से यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो ये विभाजित होगा 4 से, 4, ये 16 आ गया यहाँ पे बच जाएगा कितना, 704, ये 8 8 8 8। तो मतलब इसका वर्गमूल निकल गया 48। अब ये जो 48 था ना, यही संख्या हम लोग को निकालना था कि जब 48 को 48 के साथ गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। जबकि सवाल में ही पूछा था कि किस संख्या को जब उसी के साथ गुना करेंगे तो 2304 आएगा। तो कौन है ये, 48। 48 को जब 48 के साथ गुना करेंगे तभी क्या आएगा, 2304। तो यही हो गया आंसर हम लोग। तो आसान सब सवाल है, आराम से बनाओगे तो सारा सवाल बनेगा। अब देखते हैं हम लोग इससे आगे सवाल जो दे दिया 24 नंबर कि एक वर्गाकार खेत में बराबर दूरी पर 40-96 वृक्ष लगाए गए हैं, तो प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए हैं। पहले सवाल को देखना ध्यान से, ये बोलना क्या चाह रहा है कि एक वर्गाकार खेत है या फिर मैदान है, कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से, ये वर्गाकार है, ये सवाल में बोल रहा है। इस वर्गाकार खेत है और इसके चारों तरफ वृक्ष लगा रहा है कितना, ये 40-96। इस लाइन में भी, सारा लाइन में इस प्रकार से पेड़ को लगा रहा है और इसका ये क्रम चलते जा रहा है। ये पंक्ति हो गया इसका, मतलब किधर से भी गिनो तो इतना ही पूरेगा 40-96। फिर इस प्रकार से इधर लाइन है, फिर इधर लाइन है, फिर इस प्रकार से ये इतना ही पेड़ लगा रहा है इस पूरे भाग में। तो इसका हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी संख्या दिया इसका डायरेक्ट हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो मतलब 40-96 का वर्गमूल निकालेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितना पेड़ है, ये सवाल है। इधर गया और इधर गया, दोनों मिला के 40-96 पेड़ है, तो एक पंक्ति में कितना पेड़ है, ये सवाल पूछ रहा कि इधर भी कितना होगा और इधर भी कितना होगा। यहाँ तक वीडियो नहीं आ रहा, नीचे ये नहीं आ रहा। तो देखो इधर भी और इधर भी दोनों मिला के 40-96 पेड़ है, तो इस प्रकार से पूरा भर दिया इसमें। तो कहने का मतलब ये जो 40-96 है, इसी का वर्गमूल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितना पेड़ है। तो सवाल में यही बोला कि एक वर्गाकार मैदान है, इधर और इधर मिला के 40-96 पेड़ को लगा रहा है, तब बोला कि एक पंक्ति में कितना है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद जो आएगा उससे हम लोग ये पता चल जाएगा कि एक पंक्ति में कितना पेड़ है। तो सवाल में यही पूछा था कि किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल, ये 24 नंबर सवाल है ना। एक वर्गाकार खेत में बराबर दूरी पर 40-96 वृक्ष लगाए गए हैं, तो प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए हैं। इसका वर्गमूल जितना आएगा उसी से पता चलेगा कि प्रत्येक कतार में कितना वृक्ष लगा हुआ है। चलो यहाँ तक उतारो, तो फिर आगे देखते हैं सवाल को। अब ध्यान देना, यहाँ पे 25 नंबर से लेकर 29 नंबर तक सारा सवाल एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है सवाल में। सिर्फ सवाल अगर समझ में आ गया तो फिर प्रत्येक सवाल बना सकते हो आसानी से। सवाल में बोल क्या रहा है कि एक क्यारी में बैगन के 70-56 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या उतनी है जितनी क्यारियाँ हैं, तो क्यारियों की संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब ऐसे समझना कि मान लो कि 10 बच्चा है, इस प्रकार से 10 बच्चा खड़ा है। अब ध्यान देना, यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोल रहा क्या कि जितना बच्चा है और वो प्रत्येक बच्चा उतना ही रुपया दे रहा है। कहने का मतलब तब ये भी 10, ये 10, सारा बच्चा 10-10 ही देगा। बोल रहा क्या कि क्लास में जितना बच्चा, प्रत्येक बच्चा उतना ही रुपया दे रहा है। तो ये हमेशा कैसा संख्या होगा, वर्ग संख्या ही होगा। तो इसी लेवल का ये सारा सवाल है। मतलब कि एक क्लास में जितना बच्चा है, प्रत्येक बच्चा टोटल बच्चे के बराबर रुपया दे रहा है। तो अगर एक बच्चा दे रहा, टोटल बच्चा 10, तो प्रत्येक बच्चा तब कितना देगा, 10-10 रुपया। और मान लो कि एक क्लास में 4 बच्चा, तो 1 2 3 4
और प्रत्येक बच्चा जितना बच्चा उतने बच्चे के बराबर पैसा दे रहा है। तो 4 बच्चा है तो प्रत्येक बच्चा 4-4 रुपया देगा, तो भी ये क्या होगा, वर्ग संख्या होगा। तो सवाल में यही बोल रहा है कि जितना बच्चा उतना वो रुपया दे रहा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जितना पंक्ति और एक पंक्ति में उतना पेड़, मान लो 50 पंक्ति है तो एक पंक्ति में 50 पेड़, उसके अनुसार दोनों को गुना करके तब टोटल निकाला हो कि कितना है, वो उस चीज़ को दे दिया सवाल में। तो 25 से लेकर 29 तक सारा सवाल में जितना भी संख्या दे दिया ना, ये सारा का वर्गमूल निकाल देंगे, वही इसका आंसर होगा। और दोनों तरीक़ा से आंसर होगा, मतलब पंक्ति पूछेगा तो भी आंसर वही है, और एक पंक्ति में कितना चीज़ है तो भी, दोनों के लिए आंसर वही है। कहने का मतलब अगर तुमको पंक्ति पूछता है इसमें कि टोटल बच्चा कितना, तो भी 10, और एक बच्चा कितना रुपया दिया तो भी 10, क्योंकि दोनों चीज़ तो बराबर है ना, सवाल में तो पहले बता दिया हो। तो सवाल में जो भी पूछे दोनों का आंसर एक ही जैसा होगा, वो पंक्ति पूछ दे या फिर उसका संख्या पूछ दे, उस पंक्ति में कितना चीज़ है, वो दोनों चीज़ हमेशा बराबर होगा सवाल में। तो इसमें लिख क्या रहा सवाल में कि एक क्यारी में बैगन के 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या उतनी है जितनी क्यारियाँ हैं, तो क्यारियों की संख्या ज्ञात करें। या तो फिर ये तुमको पूछ देता कि एक क्यारी में कितने बैगन का पेड़ है, पौधा है, तो भी आंसर क्या होता, वही चीज़ हो जाता, ठीक है ना। तो उस सवाल में दोनों चीज़ पूछ सकता है, या तो तुमको संख्या पूछेगा कि उस पंक्ति में कितना वो चीज़ लगा हुआ है, या फिर तुमको पूछेगा कि टोटल पंक्ति है कितना। तो सारा सवाल में हम लोग एक ही चीज़ को मानेंगे क्या, कि जो चीज़ पूछेगा उसी को हम लोग मान लेंगे सवाल में। तो हम लोग इसमें मान लेते क्या कि माना कि क्यारियों की संख्या, माना कि क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या, तो ये बराबर हो जाएगा x। अगर यहीं पे पूछता कि एक क्यारी में कितना बैगन का पौधा है तो भी क्या हो जाता, x ही होता, क्योंकि दोनों चीज़ बराबर है। प्रश्न से अब प्रश्न से तो ये हो गया क्यारियों की संख्या, और एक क्यारी में बैगन के पौधा भी उतना ही है, तो x गुना x बराबर दे दिया ये 7056। तो x गुना x ये हो गया x स्क्वायर बराबर 7056। अब इधर का स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाता, ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है। बस इसका वर्गमूल निकालेंगे, आंसर इसका पुर जाएगा। तो ये 24 नंबर से लेकर 29 नंबर तक का सवाल एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुमको समझना होगा कि ये पूछ क्या रहा है, और वो चीज़ समझ में आ गया तो सारा चीज़ को हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारा सवाल हम लोग आज डिस्कस कर लिए, तो पूरा सवाल तुम लोग से बन सकता है। तो आज हम लोग सवाल को स्टार्ट किए थे 21 से लेकर 29 तक। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम था उसको समझाने का कोशिश किया गया, और तुम लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो ये 3.2 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, जो कि वर्ग और वर्गमूल से संबंधित था, और 3.3 में भी यही चीज़ चलेगा, वर्ग तथा वर्गमूल। तो आज हम लोग 3.2 को पूरा कंप्लीट कर दिए। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग 3.2 को कंप्लीट किए थे, जो वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित चैप्टर था। अब आगे वाला जो चैप्टर है 3.3, ये भी वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित चैप्टर है, और इस चैप्टर में टोटल 26 सवाल है। आज हम लोग जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक इस सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में भी हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहला सवाल जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है 1 नंबर में, इसमें लिख रहा क्या कि निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें। मतलब तुमको वर्गमूल निकालना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि जब इसका वर्गमूल निकाला जाए तो इसमें अंकों की टोटल संख्या कितना होगा ये बताना है। मतलब टोटल अंक इसमें आएगा कितना, सिर्फ इसी चीज़ को बताना है। तो 1 का 4 नंबर सवाल ध्यान देना, 30, 64 और 52 इस प्रकार से दे दिया। जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो इसमें टोटल अंक कितना आएगा ये पूछ रहा। तो हम लोग को पता है क्या कि जोड़ा में से एक संख्या हमेशा निकलता है। तो इस जोड़ा में से एक संख्या निकलेगा, इस जोड़ा में से एक संख्या निकलेगा, इस जोड़ा में से एक संख्या निकलेगा। अगर ये मान लो कि यहाँ पे एक संख्या और बच गया तो इस एक संख्या से भी एक अंक निकल जाएगा। तो टोटल संख्या हो गया कितना, तब इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा, इसमें से एक निकलेगा। तो मतलब इतना बड़ा संख्या का जब वर्गमूल निकालेंगे तो टोटल इसमें अंक आ जाएगा 1, 2, 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर 3। ये हो गया इसका आंसर। तो वर्गमूल हम लोग को निकालना नहीं है, सिर्फ अंक को बताना था। तो 1 नंबर में टोटल आसान सब सवाल दिया है, इसमें टोटल 8 सवाल दिया है। 8 सवाल को हम लोग इसी प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। अब आ जाओ इसका
एक का ए नंबर था ये। अब एक का बी नंबर सवाल देखो क्या लिख रहा है इसमें, रिक्त स्थान में सवाल दे दिया है, 2 रिक्त स्थान है। तो पहला लिख रहा है क्या कि 44 0 16 0 4 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो फिर से बात वही है, जैसे हम लोग एक का 4 नंबर जो सवाल बनाए सेम उसी प्रकार से इसमें वही पूछ रहा है। अब इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो इस जोड़ा में से एक, इस जोड़ा में से एक, इस जोड़ा में से एक। अब यहाँ पे एक संख्या बच गया, इसमें से भी एक निकलेगा, तो इसके वर्गमूल में टोटल संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर 4 हो जाएगा। तो ये सारा सवाल आसान है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 2 नंबर से जो सवाल लिख रहा है इसको ध्यान से देखना। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग देकर ज्ञात करें। तो वर्गमूल हम लोग 2 तरीका से सीखे हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि, और दोनों ही विधि बहुत आसान है, लेकिन सबसे आसान भाग विधि होता है। क्योंकि देखो भाग विधि में होगा क्या कि अगर सवाल को बढ़ा दे तो गुणनखंड विधि में बनाना बहुत आसान नहीं होता, मतलब वहाँ पे कठिन हो जाता, लेकिन उसको भाग विधि से बनाएंगे तो बहुत ही आसान होता है। जैसे इसमें एक सवाल हम लोग देखते हैं क्या 12 नंबर सवाल। अब इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। इसमें लिख रहा है क्या 49 28 4। अब याद करो पीछे जो थ्योरी हम लोग पढ़े थे उसमें लिखा है इस चीज़ को कि भाग विधि से सवाल को कैसे हम लोग बनाते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले लकीर खींचते हैं हम लोग और जोड़ा जोड़ा पुराते हैं। दाएं तरफ से जोड़ा जोड़ा लेते हैं हम लोग। अब बाएं तरफ से में जो संख्या आगे लास्ट में बचा, सबसे पहले उस संख्या को भाग देते हैं और एक ऐसा संख्या से भाग देंगे ताकि उस संख्या से गुना करने पे या तो 4 आ जाए या फिर 4 से कम हो। मतलब एक संख्या ऐसा लेना है कि उसको खुद के साथ गुना करने से या तो 4 आ जाए या फिर 4 से कम हो। तो ऐसा संख्या 2 है, जब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 4 पूर जाए या फिर इससे कम हो। तो ये आ गया 4, ये कटा यहाँ पे 2 2 4 हो गया। अब 2 अंक एक साथ उतरेगा, इसका यही नियम है। अब यहाँ पे कौन सा संख्या बैठा दे ताकि इतना से कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर इसके बराबर हो। अगर हम लोग यहाँ पे 2 बैठा दें, क्योंकि 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 बैठा दिए तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 ही होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इसको घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, ये कट गया यहाँ 2 और 2 4, और ये 4 पहले से। अब उतर गया यहाँ पे 84। अब देखो लास्ट में आ गया 4, क्योंकि इसके बाद तो कोई संख्या है ही नहीं कि उतारेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लास्ट में आ गया 4। तो किस संख्या को खुद के साथ गुना करने से, या तो गुना करने से लास्ट में 4 आता है, तो वो संख्या तो 2 हो सकता है, या फिर और ऐसा कोई संख्या है, या फिर 8 हो सकता है। देखो 8 को खुद के साथ गुना करेंगे तो 64, लास्ट में 4 आया। 2 को खुद से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, लास्ट में 4 ही है। या तो इसको 2 से कटाएंगे पूरा, या फिर 4 से, लेकिन 4 से ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग कटाएंगे 2 से, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर, क्योंकि अब ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं। तो 2 से जैसे कटाएंगे तो यहाँ पे 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये कट गया पूरा। तो कहने का मतलब कि ये 49 28 4 का वर्गमूल, इस प्रकार से वर्गमूल का चिन्ह है, इस चीज़ को हम लोग पहले भी पढ़े हैं, बराबर आ गया 222। तो ये था भाग विधि। थोड़ा सा ये भारी लग रहा है, लेकिन इसको बहुत बार जब बनाओगे तो बहुत ही ईजी से बनेगा है। लेकिन इसी को अगर गुणनखंड से बनाएंगे तो गुणनखंड भी बहुत आसान है, लेकिन होगा क्या कि सवाल बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन सवाल में पहले ही लिख दिया, इसको हम लोग को भाग विधि से ही बनाना पड़ेगा। तो 2 नंबर में टोटल 15 सवाल है। 15 सवाल अगर अच्छा से बन गया तो फिर इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से किसी भी सवाल को बना सकते हैं, चाहे जितना बड़ा सवाल दो। यहाँ तक सवाल को उतारो, तब फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब देखना यहाँ पे 2 नंबर का ये 14 नंबर सवाल है। टोटल 15 सवाल है, और एक सवाल अच्छा से समझ में आ गया तो फिर सारा सवाल बनेगा। तो देखो ये 2 नंबर का 14 नंबर सवाल है। अब इसका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना। तो दाएं तरफ से जोड़ा जोड़ा अंक को छोड़ो, 69 49, अब इधर 3 बच गया सिर्फ। अब इस 3 को कटाना है, तो किस संख्या को खुद के साथ गुना करने से या तो 3 आ जाए या फिर 3 से कम हो। तो देखो 2 गुना 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा, या तो इसके बराबर हो या फिर इससे कम हो। तो हम लोग यहाँ पे 1 से इसको भाग देंगे, इसके साथ गुना हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे बैठ गया, 1 गुना 1, यहाँ पे 1 बचा, तो 3 में से 1 गया 2। अब इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे बैठाएंगे, 1 और 1 2। अब उतरेगा यहाँ पे 96, 49 उतरेगा यहाँ 49। अब किससे कटाए ताकि 249 पुर जाए या फिर उससे कम हो। तो अगर देखो अगर इसको 4 से कटा दे तो भी बहुत कम रह जाएगा। देखो 4 से अगर कटाएंगे तो 4 × 16 के 6, 4 दूना 8 और 1 नहीं, बहुत कम है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ से कटाएंगे हम लोग।
अब देखो इसको 9 से अगर कटा दें, 9 से, ये 9 ये 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 9 81 के 1 हासिल बच गया 8, 9 9 दूना 18 और 8, तो 18 और 8 ये ज़्यादा हो रहा है, देखो ये ज़्यादा हो गया, 26 हो गया। मतलब इसको 9 से तब नहीं कटाएंगे हम लोग, तब इसको 8 से कटा के देखते हैं। तो 88 64 के 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 24। अब देखो अब ये कटे 24 नहीं 22, 88 64 के 4, 8 दूना 16 और 6 22 आ गया। अब इसको घटाते हैं हम लोग, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, ये पूरा पूरा कटा, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 बचा, 1 और 2 3 हो गया। अब यहाँ से उतारेंगे हम लोग 69 को। अब देखो लास्ट में आ गया 9, किस संख्या को खुद से गुना करने से गुना करने पर लास्ट में 9 आता है, या तो 3 को 3 3 9, या तो फिर 7 को 7 7 49, दोनों स्थिति में होता है। मतलब कि अब या तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा या फिर 3 से पूरा पूरा कटेगा, लेकिन 3 से कटाने जाएगा तो बहुत चीज़ बच जाएगा, मतलब बच जाएगा, छोटा संख्या आ जाएगा। इसीलिए हम लोग किससे कटाएंगे, 7 से। 3 से कटा के देखना, ये छोटा हो जाएगा संख्या। तो जैसे 7 से कटाएंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46 के 6 हासिल 4, 7 21 और 4 25, कट गया ये 7 से पूरा पूरा। अब इसको जोड़ के यहाँ पे बैठाओ, 7 7 14 के 4, 6 और 1 7 और यहाँ पे 3, तो 34 96 9 का वर्गमूल निकल गया 187। इसी प्रकार से सारा सवाल को बनाना होगा इस चैप्टर में। तो देखो इस चैप्टर का 2 नंबर सवाल और 3 नंबर सवाल दोनों में यही बात कहा है कि भाग विधि से इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। सवाल को यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग 4 नंबर सवाल को देखते हैं, क्योंकि 3 नंबर तक सवाल इसी प्रकार से बनाना है। अब देखो 4 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है, ये 4 का 4 नंबर सवाल है। सबसे पहले सवाल लिख रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, बिना गणना के इन संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। सबसे पहले बताया क्या कि इसमें इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें कितना अंक आएगा, और उसके बाद फिर इसका वर्गमूल निकालें। लेकिन पहले बोल दिया कि पहले आप अंक बताइए कि कितना अंक आएगा, क्योंकि जैसे हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो पता चल जाएगा उसमें कितना अंक आएगा। वैसे नहीं बताना, सबसे पहले हम लोग को बताना क्या कि इसमें कितना अंक आएगा। तो इस जोड़ा में से 1 निकलेगा, इस जोड़ा में से 1 निकलेगा, यहाँ पे 1 बच गया, इसमें से 1, तो मतलब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो टोटल अंक कितना होगा, 3 अंक आएगा। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब यहाँ पे तुम स्वतंत्र हो कि तुम भाग विधि से वर्गमूल निकालो या फिर गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि किस विधि से वर्गमूल को निकालना है। तो भाग विधि से निकालते हैं क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है। अब 1 से इसको भाग देंगे पहले, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। हम लोग को 2 से कम लाना है या फिर 2 के बराबर। ये बच गया 1, 1 और 1 हो गया यहाँ पे 2, उतरेगा यहाँ पे 72। अब इसको किससे कटा देंगे, अगर 8 से कटाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 से 7 7 49, 7 दूना 14, ज़्यादा हो जाएगा। 6 से कटाते हैं इसको, यहाँ पर 6 आ गया, 6 6 के 36 के 6 हासिल का 3, 6 दूना 12 और 3 15, यहाँ पे बच गया 6, यहाँ पे बचा 1, ये कटा, 6 6 12 के 2, 2 और 1 3। अब देखो यहाँ से उतर जाएगा 25। अब लास्ट में आ गया 5, तो किस संख्या को खुद से गुना करने पे लास्ट में 5 आएगा, तो 5 ही है, 5 25, इसके अलावा कोई नहीं है। मतलब ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे आ गया 5, तो 25 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 के 2, 5 से 15 और 1 16, कट गया ये पूरा 5 से। अब देखो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना आ गया, 1 2 3, और आंसर में भी हम लोग का 3 है ही, तो मतलब 27 225 का वर्गमूल निकल जाएगा 165। इसको यहाँ पे जोड़ के बैठा देना हम लोग। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 निकला, और सही में जब इसका वर्गमूल निकाले तो इसमें अंकों की संख्या 3 है, 1 2 3, टोटल 3 संख्या। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो 4 नंबर में जितना सवाल है सभी को इसी प्रकार से बनाना होगा। यहाँ तक उतारो। तो देखो 5 नंबर सवाल में एक ही सवाल दे दिया, और इसमें पूछ रहा है क्या कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा गुना भुजा, मतलब भुजा स्क्वायर। इस वर्ग के बारे में हम लोग ज्यामिति में चर्चा करेंगे। जब ज्यामिति हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आएगा, तो वहाँ पे इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इतना जानो कि इसका क्षेत्रफल होता कितना है। सबसे पहले कि इसका सभी भुजा आपस में बराबर, मतलब अगर ए पहला भुजा ए है तो सभी भुजा इसका ए ही होगा।
या फिर x मानते हो तो सभी भुजा इसका x ही होता है। और किसी भी चित्र का क्षेत्रफल उसका लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये चीज़ हम लोग को पता है। तो लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, जब इस दोनों को गुना करेंगे तो a गुना a आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441, तो a स्क्वायर बराबर 441 सवाल में दे दिया है। अब यहाँ से अगर हम लोग a को निकाल दें तो निकल जाएगा इस वर्ग का भुजा। तो इस वर्ग के बारे में ज़्यादा हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे नहीं, जब ज्यामिति पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे इस चीज़ को। तो a गुना a स्क्वायर हो गया बराबर 441, इधर का स्क्वायर उधर जाके हो जाता है ये रूट। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं पहले से। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये छोटा सवाल है, कहने का मतलब कि ये छोटा अंक, ये डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। 21 गुना 21 करोगे तो आ जाएगा 441, तो 21 गुना 21 दो बार में से एक बार निकल गया, तो वर्ग का भुजा आ गया 21 मीटर। यही हो गया हम लोग का आंसर। या तो तुम इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो या फिर भाग विधि से निकाल सकते हो। असल में था ये अंक छोटा, तो हम लोग डायरेक्ट इस चीज़ को निकाल दिए तो आसानी से निकल गया ये। अगर ये बड़ा रहता तो भाग विधि से पहले निकाल लेते या फिर गुणनखंड विधि से निकाल लेते, तब इसका फिर भुजा निकल जाता। तो ये 5 नंबर में एक ही सवाल था, इसको उतारो, फिर आगे देखते हैं सवाल को हम लोग। 6 नंबर में 2 सवाल दिया है, एक ए और एक बी, और ये दोनों सवाल समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और सवाल में बोल दिया क्या कि कोण भी 90 डिग्री है। समकोण मतलब 90 डिग्री, और इस 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है ए से सी, ये कहलाता कर्ण, और इसका जो नीचे वाला भुजा होगा ये कहलाएगा आधार, और ये खड़ा वाला जो भुजा होगा ये कहलाएगा लंब। तो मतलब समकोण त्रिभुज का 3 भुजा, तीनों का नाम अलग अलग है। अब इसमें ए बी दे दिया 6 सेंटीमीटर, ये सवाल में लिख रहा है, बी सी दे दिया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग को सबसे बड़ा भुजा ए सी को निकालना है। अब याद करो, हम लोग एक चीज़ पढ़े थे क्या, पाइथागोरस त्रिक। इस चीज़ को हम लोग पढ़े हैं पहले। तो पाइथागोरस त्रिक क्या बताता है कि ये 3 संख्या का समूह होगा, और इसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसका वर्ग अन्य 2 जो भुजा बचा उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो असल में ये चीज़ इस समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है। तो इसमें सबसे बड़ा ये वाला हो गया, तो मतलब इसका वर्ग, इस कर्ण का वर्ग अन्य दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो असल में ये पाइथागोरस त्रिक बना किसके लिए है, ये समकोण त्रिभुज के लिए ही बना है, लेकिन हम लोग इसको संख्या में यूज करते हैं। तो मतलब सबसे बड़ा संख्या यही वाला निकलेगा ए सी। बात ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे बड़ा हो गया कर्ण, ये कर्ण का वर्ग कर दिए, तो यहाँ पे लिख देते इस चीज़ को पाइथागोरस त्रिक से, पाइथागोरस त्रिक से। अब इसमें क्या होगा कि सबसे जो बड़ा वाला भुजा है, तो सबसे बड़ा इसका भुजा है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग कर दिए बराबर। अब जो दोनों बचा, तो दोनों बचा, एक 6 बच गया, 6 का वर्ग और 8 का वर्ग, इसको वर्ग करके जोड़ेंगे, तो इधर रह गया कर्ण का वर्ग बराबर, ये हो गया 6 गुना 6 36 हो जाएगा, 8 गुना 8 64 हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर निकल गया 100। लेकिन हम लोग को निकालना सिर्फ और सिर्फ कर्ण को निकालना है, तो कर्ण रह गया और इधर का स्क्वायर उधर जाके हो गया रूट, मतलब वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल ये आसान है क्योंकि छोटा संख्या है, हम लोग को 50 तक ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो 100 का वर्गमूल निकलता है 10, तो मतलब कर्ण की लंबाई निकल गया 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ समझ में तुम लोग को आ गया होगा। अब देखो इसका ए नंबर निकला ये, अब बी नंबर निकालना है। अब सवाल यहाँ पे ये रहेगा कि कभी हो सकता है कि कर्ण दे दे, मतलब हमेशा इसमें 2 चीज़ को देगा वो और एक चीज़ को निकालना है, मतलब 3 भुजा है, 3 में से हमेशा 2 भुजा देगा और एक भुजा को निकालना है। तो इसमें कर्ण को नहीं दिया था जो सबसे बड़ा वाला था, अन्य दोनों दे दिया तो कर्ण को निकाल दिया। हो सकता है कि बी में क्या करे, वो आधार को ना दे, कर्ण और लंब को दे दे। तो जिसका जो जो जगह उस जगह पर उसको बैठा देना, हल कर दोगे तो आंसर वहाँ तक निकाल सकते हो। अब अगला सवाल देखो, 7 नंबर सवाल में निकालने के लिए बोला वर्गमूल। 6 के बाद 7 नंबर सवाल में टोटल 12 सवाल है और इसमें बताया क्या कि वर्गमूल निकालें। तो वर्गमूल जो इसमें निकालेंगे तो भाग विधि से निकालेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। तो जिस प्रकार से हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर में वर्गमूल निकाले, सेम उसी प्रकार से इसमें निकालेंगे। लेकिन सवाल में बताया नहीं कि ये भाग विधि से बनाना, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है तो भाग विधि में बनाना आसान होगा, गुणनखंड विधि में ये भारी हो जाएगा।
तो आज के लिए हम लोग सवाल को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हम लोग देख लिए 1 से लेकर 7 नंबर तक सवाल को देखें। यहाँ तक अगर जिसको सवाल समझ में आ गया तो फिर आगे का जो भी सवाल आएगा बहुत ही ईजी रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे 8 से लेकर जितना सवाल है वहाँ तक जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल 26 सवाल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 नंबर से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।